हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज और आज हम आ जाते हैं अपने लेक्चर नंबर 3 पर। इससे पहले हम 2 लेक्चर करवा चुके हैं। अगर आपने जाके नहीं देखे हैं तो आप वो भी देख सकते हो। इसके अलावा हमारी और भी बहुत सारी टेस्ट सीरीज चल रही हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज है वो कंप्लीट करवा दी है। और इसके अलावा जो भी 2022 के लिए जो हमारी इकोनॉमिक्स की सीरीज़ है या फिर जो हिस्ट्री की सीरीज़ है और जो इन्वायरमेंट की सीरीज़ है वो हम कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आपने जाके नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना, ठीक है। और तो चलिए शुरू करते हैं आज के हम फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, चाइना हैज़ द लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व्स इन द वर्ल्ड, कि चाइना में जो लिथियम रिजर्व्स हैं वो सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में, ये बोला है। सेकंड है, देयर आर नो लोकल रिजर्व्स ऑफ लिथियम इन इंडिया, इंडिया में तो कोई रिजर्व लिथियम की है ही नहीं। थर्ड है, द फेमस लिथियम ट्रायंगल इज ए लिथियम रिच रीजन इन यूरेशिया, जो लिथियम ट्रायंगल है वो यूरेशिया में लिथियम रिच रीजन है। तो एक चीज़ देखो, सबसे पहले बात की गई है कि चाइना हैज़ द लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व इन द वर्ल्ड, कि चाइना में सबसे ज़्यादा लिथियम रिजर्व्स हैं। तो ऐसा नहीं है, जो लिथियम ट्रायंगल्स कंट्रीज हैं वहीं पे सबसे ज़्यादा जो रिजर्व्स हैं वो हैं, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जहाँ पे लिथियम ट्रायंगल है तो मतलब चाइना में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व्स नहीं है वर्ल्ड के, ये चीज़ ध्यान रखना। चाइना में सबसे ज़्यादा लिथियम रिजर्व्स नहीं है। सबसे ज़्यादा लिथियम रिजर्व चाइना में तो 6th लार्जेस्ट है। कौन सा 6th लार्जेस्ट? सबसे पहले आते हैं हमारे लिथियम ट्रायंगल। लिथियम ट्रायंगल है क्या वैसे? बोलिया, अर्जेंटीना और चिली कंट्री। ये कहाँ पे कंट्री है? साउथ अमेरिका में कंट्री है और ये क्या बनाती हैं? लिथियम ट्रायंगल बनाती हैं। ये 3 कंट्रीज ऐसे हैं जिससे कि ये है कि तीनों कंट्रीज में लिथियम काफ़ी मात्रा में रिजर्व्स उसके पाए जाते हैं, इसीलिए उसको बोला जाता है लिथियम ट्रायंगल। और ये जगह कहाँ पे? साउथ अमेरिका में। कहाँ पे ये जगह? साउथ अमेरिका में। तो देखो थर्ड स्टेटमेंट देखो, द फेमस लिथियम ट्रायंगल इज ए लिथियम रिच रीजन इन यूरेशिया, नहीं यूरेशिया में नहीं है, कहाँ पे? साउथ अमेरिका में है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। और चाइना में कौन से लार्जेस्ट रिजर्व है? हमारे फर्स्ट लार्जेस्ट रिजर्व नहीं है, उसमें 6th लार्जेस्ट रिजर्व है, तो हमारी ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, ठीक है। सेकंड है, देयर आर नो लोकल रिजर्व इन लिथियम इन इंडिया। देखो अभी रिसेंटली जो हमारा AMD है, मतलब एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट है, एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च के लिए, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आता है, ठीक है। किसके अंडर आता है? ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आता है। उसने क्या बोला है कि कर्नाटका के मांड्या डिस्ट्रिक्ट में ऐसा माना जा रहा है कि जो लिथियम के रिजर्व है वो प्रेजेंट है, ठीक है। कहाँ पे? कर्नाटका में। और भी बहुत सारी साइट हैं जहाँ पे बताया जा रहा है, लेकिन मेन कहाँ पे बताया जा रहा है कि कर्नाटका में रिजर्व हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में लिथियम के रिजर्व है ही नहीं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी? रॉन्ग होगी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी और थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, ठीक है। तो सारे ही रॉन्ग होगी। तो करेक्ट बताने, तो करेक्ट तो इसमें से एक भी नहीं है, ठीक है। वही हमें करेक्ट बताना है, करेक्ट तो एक भी नहीं है, ठीक है। और अगर हम देखो, ये तो होगी रिजर्व की बात। अगर प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन करता है? प्रोडक्शन लिथियम का सबसे ज़्यादा कौन करता है? प्रोडक्शन करता है कौन? ऑस्ट्रेलिया। कौन करता है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्शन करता है ऑस्ट्रेलिया, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ऑस्ट्रेलिया में 5th लार्जेस्ट रिजर्व्स है। रिजर्व्स की बात करें तो वो 5th लार्जेस्ट है, लेकिन प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया प्रोडक्शन करता है, ठीक है। और जो लिथियम ट्रायंगल है वहाँ पे मतलब कितने रिजर्व्स हैं? 54% वर्ल्ड के रिजर्व्स वहीं पे प्रेजेंट है, ठीक है। याद रखना 54% लिथियम के रिजर्व जो है वो वहीं पे प्रेजेंट है। एक चीज़ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये हमारा किसके बारे में हो गया? लिथियम के रिजर्व्स के बारे में। प्रोडक्शन हमने बता दी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम क्या है? एक सॉफ्ट सिल्वरी वाइट लस्ट्रस है, ठीक है। लस्ट्रस इसलिए इसको व्हाइट गोल्ड भी बोलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? व्हाइट गोल्ड भी बोलते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट है, सिल्वरी वाइट है और लस्ट्रस है, ठीक है। लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट है ये, क्या है? लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट भी इसको बोला जाता है, लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट। उसके बाद अगर बात करें, इसको किस में स्टोर किया जाता है? इसको मिनरल ऑयल में स्टोर करके रखा जाता है। किसमें? मिनरल ऑयल में इसको स्टोर करके रखा जाता है। उसके अलावा बात करें, ये एज ए मेटल नेचर में नहीं पाया जाता है, किसी न किसी मतलब एलॉय की फॉर्म में या किसी के साथ मिलके ही ये पाया जाता है, ठीक है। कंबाइंड स्मॉल क्वांटिटी में पाया जाता है, ये एज ए मेटल नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये तो होगा, चलो देखो ये हमने थोड़ा बहुत किसके बारे में देख लिया? लिथियम के बारे में देख लिया, ठीक है। और ये क्या होता है? लिथियम हाईली रिएक्टिव भी होता है, याद रखना हाईली रिएक्टिव भी होता है, ठीक है। हाईली रिएक्टिव भी होता है और क्या कहते हैं? फ्लेमेबल भी होता है। क्या बोलते होता है? फ्लेमेबल भी होता है, ये चीज़ है, ठीक है। तो ये हाईली रिएक्टिव भी होता है, फ्लेमेबल भी होता है, व्हाइट गोल्ड इसको बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं वो मैंने बता दिया। मैंने अपनी टेस्ट सीरीज में एक और चीज़ बताई कि फ्लोटिंग गोल्ड किसको बोलते हैं, ठीक है। फ्लोटिंग गोल्ड किसको बोलते हैं, ये कमेंट सेक्शन में बताना कि फ्लोटिंग गोल्ड किसको बोला जाता है, ठीक है। करंट अफेयर्स की सीरीज में आया है। अगर आपने हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज नहीं देखी है तो आप वो भी जाके देख सकते हो। हमारे जो प्रीवियस 1.5 ईयर के करंट अफेयर्स हैं वो हम करवा रहे हैं, जनवरी से लेकर मई तक के हमने पहले करवा दिए थे और अभी हमारे जून के जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद होंगे जुलाई के शुरू। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ जाके देख सकते हो उनको भी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उसका आंसर हो जाता है डी। अब आ जाता है हम किस पे? क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड
क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू वेरियस अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें डिफरेंट अप्रोचेस देखने हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के और उसके बारे में बताना है। फर्स्ट है द वेलफेयर अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट एडवोकेट्स द लेवल ऑफ इनकम रिफ्लेक्ट्स द लेवल ऑफ फ्रीडम एंजॉयड बाय इंडिविजुअल। देखो ह्यूमन डेवलपमेंट को बताने की एनसीईआरटी में 4 अप्रोचेस बताई गई हैं। कौन कौन सी 4 अप्रोचेस है? सबसे पहले हमारी इनकम अप्रोच, जिसमें देखा जाता है कि जितनी ज्यादा लोगों की इनकम होगी उतना ही ज्यादा उनका क्या होगा, वो फ्रीडम एंजॉय करेंगे। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रखी है कि वेलफेयर अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट एडवोकेट्स दैट द लेवल ऑफ इनकम रिफ्लेक्ट्स द लेवल ऑफ फ्रीडम ऑफ एंजॉयड बाय एन इंडिविजुअल। तो ये जो लेवल ऑफ इनकम रिफ्लेक्ट्स द फ्रीडम एंजॉयड बाय इंडिविजुअल, ये कौन बताता है? याद रखना, ये इनकम अप्रोच में बताया जाता है। किसमें बताया जाता है? ये इनकम अप्रोच में बताया जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी हमारी? रॉन्ग होगी। सेकंड है द बेसिक नीड अप्रोच इग्नोर्स द एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन चॉइसेस इन ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो जो बेसिक नीड अप्रोच है वो इग्नोर करती है ह्यूमन चॉइसेस के एस्पेक्ट को ह्यूमन डेवलपमेंट में। तो यस, बेसिक नीड की जो ये है, ये किसने प्रपोज की थी? सबसे पहले प्रपोज की थी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, इन्होंने बताया था कि 6 बेसिक नीड्स आइडेंटिफाई इसने की थी मेनली। ठीक है, 6 बेसिक नीड, जैसे क्या बात कर सकते हो, फूड, वाटर, हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग और सैनिटेशन। ये 6 नीड थी जो बेसिक होती हैं। उसके अलावा मतलब ये ह्यूमन चॉइसेस को इन्होंने इग्नोर किया था। तो ये स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। बेसिक नीड अप्रोच में ऐसा ही किया गया था। थर्ड है कैपेबिलिटी अप्रोच। कैपेबिलिटी अप्रोच में क्या है? इज बेस्ड ऑन बिल्डिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज इन एरिया ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्सेज। यस, तो ये बिल्कुल सही दे रखा है। ये ऐसे कैपेबिलिटी अप्रोच में ह्यूमन कैपेबिलिटीज को बनाने पर जोर दिया जाता है। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी हमारी क्या है? करेक्ट है। ठीक है, एक आप बोलोगे कि फोर्थ क्या है? ये तो इनकम होगी, ये बेसिक होगी, ये कैपेबिलिटी होगी, तो ये दे रखी है वेलफेयर अप्रोच। वेलफेयर अप्रोच क्या होती है? जिसमें ह्यूमन बींग्स को सारे जो डेवलपमेंट है उसकी उनका बेनिफिशियरी माना जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंड करती है पीपल के वेलफेयर के लिए। ठीक है, पीपल क्या होते हैं? ओनली रेसिपिएंट होते हैं और गवर्नमेंट उन पे क्या करती है? एक्सपेंडिचर बढ़ाती है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट को इंक्रीज करने के लिए। उसको क्या बोलते हैं? वेलफेयर अप्रोच बोलते हैं। ठीक है, तो ये होगी हमारी वेलफेयर अप्रोच। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी? रॉन्ग है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है और सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो आंसर क्या आ गया हमारा? सी। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? चेन्नई इज ऑफन कॉल्ड डिट्रॉइट ऑफ इंडिया। चेन्नई को मेनली क्या बोला जाता है? डिट्रॉइट ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो डिट्रॉइट किसके लिए फेमस है? तो याद रखना, जो डिट्रॉइट है ना, ये यूएसए में एक ऑटोमोबाइल कैपिटल है। ठीक है, डिट्रॉइट क्या है? यूएसए की एक सिटी है जो क्या किसके लिए फेमस है? ऑटोमोबाइल कैपिटल इसको बोला जाता है, मोटर सिटी भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? मोटर सिटी या फिर ऑटोमोबाइल कैपिटल। तो डिट्रॉइट ऑफ इंडिया कौन सी सिटी है? तो याद रखना है डिट्रॉइट ऑफ इंडिया बोला जाता है चेन्नई को। और वो क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो भी ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस होगी। ठीक है, तभी उसके नाम से उसको जाना जाता है। क्योंकि चेन्नई में 1/3 ऑफ दी जो ऑटोमोबाइल है ना, वो उस ऑटोमोबाइल्स जो है वो 1/3 कंपनीज वहाँ पे बेस है। ठीक है, और अगर बात करें चेन्नई में 60% ऑटोमोबाइल का जो एक्सपोर्ट्स होता है वो वहीं से होता है और अप्रोक्स 35% जो ऑटोमोबाइल के जो कंपोनेंट है वो वहीं पे बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या कहाँ बेस हैं? चेन्नई में बेस हैं। इसीलिए चेन्नई को क्या बोला जाता है? डिट्रॉइट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिट्रॉइट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है, और जो ये देखो, ये जो सेकंड क्वेश्चन में जो हमने देखा ना कि कैपेबिलिटी अप्रोच में हमने क्या बनाना है कि हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्सेज ये बनाना है। ये 3 कंसेप्ट आए कहाँ से? ये आपने कहीं और पे भी पढ़े होंगे। कहाँ पे? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। कहाँ पढ़ा होगा आपने? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। कौन निकालता है? यूएनडीपी निकालता है। कौन निकालता है? यूएनडीपी निकालता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हर साल निकलता है सिंस 1990s। ठीक है, 99 से हर साल निकलता है। और इंडिया का कौन सा है इसमें? मतलब इंडिया मतलब लो कैटेगरी में आता है, मीडियम में आता है, हाई में आता है। तो याद रखना, इंडिया जो है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, इंडिया किस में आता है? मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट की कैटेगरी में आता है। वैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 3 ही चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है। क्या? सबसे पहले तो हेल्थ, उसके बाद एजुकेशन और उसके बाद क्या होता है हमारा? ये लिविंग स्टैंडर्ड या फिर एक्सेस टू रिसोर्सेज। लिविंग स्टैंडर्ड की अगर बात करें उसमें माना जाता है कि ये देखते हैं कि ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा कितनी है। ठीक है, ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा कितनी है लिविंग स्टैंडर्ड में, ये मापा जाता है। एजुकेशन में 2 चीज़ें मापी जाती हैं। क्या? एक तो एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, उसके बाद जो हमारी हेल्थ है उसको लाइफ एक्सपेक्टेड एट बर्थ ये माना जाता है। लाइफ एक्सपेक्टेड एट बर्थ, ये 4-5 चीज़ें जो है वो कैलकुलेट की जाती हैं। किसके लिए? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए। निकालता कौन है? यूएनडीपी हर साल निकाला जाता है। और इंडिया किस में आता है? मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट में आता है। ठीक है, याद रखनी है इन चीज़ों को, ये भी सारी चीज़ें याद रखनी है आपको। ठीक है, तो हमारा जो ये जो 3 थे, हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्सेज, से मेरे को याद आया कि यही 3 चीज़ें किसमें यूज होती हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को निकालने में भी यूज होती है हमारी। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 और जो 3 है वो भी क्या हो जाते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं। अब आज आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन बताने हैं। फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन मतलब माइग्रेशन किस किस कारण से होता है, हमें वो फैक्टर्स बताने हैं। ठीक है, सबसे पहले है अनएम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल, अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो लोग वहाँ से माइग्रेट करेंगे। नेचुरल डिजास्टर, देखो नेचुरल अगर डिजास्टर कहीं पे हो जाएगा तो वहाँ पे भी क्या करेंगे? लोग वहाँ से माइग्रेट करेंगे। थर्ड है प्लेजेंट क्लाइमेट। देखो प्लेजेंट क्लाइमेट होगा तो क्यों लोग वहाँ से माइग्रेट करेंगे? तो माइग्रेट नहीं करेंगे तो थर्ड स्टेटमेंट नहीं होगी। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट नहीं होगी, फर्स्ट एंड सेकंड होगी, तो डायरेक्ट आंसर आ गया।
फोर्थ है पॉलिटिकल टर्मोइल, बिल्कुल पॉलिटिकल टर्मोइल जैसे कि अभी यूक्रेन में हो रहा है पॉलिटिकल टर्मोइल, तो लोग वहाँ से भाग रहे हैं, तो माइग्रेट कर रहे हैं। फिफ्थ है एपिडेमिक होगा तब भी लोग वहाँ से भागते हैं, तो ये सारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। लेकिन प्लेजेंट क्लाइमेट के कारण जो है वो माइग्रेट नहीं करते हैं लोग, ये सारी नेगेटिव मतलब नेगेटिव चीजें हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं पुश फैक्टर्स हैं जहाँ से लोग माइग्रेट करेंगे, पुश फैक्टर्स है। लेकिन जो ये प्लेजेंट क्लाइमेट है ये क्या है, पुल फैक्टर है, ठीक है, पुल फैक्टर है जिसके कारण लोग वहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो ये सारे जो क्या होंगे, पुश फैक्टर्स हो गए। तो इसका फोर्थ का आंसर हो गया बी। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, अंबाला, महू और उधमपुर ये किसके लिए फेमस है। देखो जो हरियाणा वगैरह या इधर से होंगे उनको पता होगा कि अंबाला सिटी किसके लिए सबसे ज्यादा फेमस है, वहाँ पे क्या है, मिलिट्री का कैंट है, ठीक है, इसलिए सबसे ज्यादा फेमस है। तो जिनको जहाँ भी जगह है उनको ये पता होगा कि कहाँ पे जो मिलिट्री कैंटोनमेंट्स है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो यस, अंबाला में, महू में और उधमपुर तीनों जगह किसके लिए फेमस है, मिलिट्री कैंट के लिए फेमस है, ठीक है। और एक और जगह है बाबीना, वो पे यूपी में, वो भी इसी के लिए फेमस है। कौन सी है, बाबीना, ठीक है, याद रखनी है बाबीना, वो कहाँ पे, यूपी में। तो आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, प्लेस, और हमें बताना है कि कहाँ पे लोकेटेड है, किसके पास लोकेटेड है, ठीक है, कौन सा प्लेस कहाँ पे लोकेटेड है। सबसे पहले आता है हमारा श्रीनगर। श्रीनगर बोला है कि जास्कर रेंज में करेक्ट है। देखो सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या पूछा, नोट करेक्ट पूछा, ये चीज देख लेना। सबसे पहले पूछा मैं नोट करेक्ट कौन सा है। सबसे पहला श्रीनगर कहाँ पे, याद रखना कश्मीर वैली में प्रेजेंट है, जास्कर में नहीं प्रेजेंट है, कहाँ पे है, कश्मीर वैली में प्रेजेंट है, कहाँ, श्रीनगर, ठीक है। उसके बाद है कोहिमा, कोहिमा कहाँ है, नागा हिल्स में, नागालैंड की कैपिटल क्या होती है, कोहिमा, तो नागा हिल्स में है ही, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है इजवॉल, इजवॉल किसकी कैपिटल है, मिजोरम की, ठीक है, किसकी कैपिटल है, मिजोरम की, मिजोरम की कैपिटल है इजवॉल, और वो कहाँ पे लोकेटेड होगी, मिजो हिल्स में होगी। कहाँ पे होगी, मिजो हिल्स में, या उनको लुशाई हिल्स भी बोलते हैं, तो पटकाई भूमि में वो नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। तो हमें बताना क्या था, गलती बतानी है कौन सी है, तो फर्स्ट एंड थर्ड रॉन्ग है, तो आंसर क्या आ गया हमारा, बी, ठीक है। आंसर हमारा क्या आ गया, बी। देखो अब मैं माउंटेन्स को आपको कई बार दिखा चुकी हूँ, कौन कौन से बताए थे अभी। देखो ये रही हमारी मिजो हिल्स, ठीक है, मिजो हिल्स को और क्या बोलते हैं, लुशाई हिल्स, मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। यहाँ पे नागा हिल्स जहाँ पे कोहिमा पाई जाती है, ठीक है। और एक और कौन सा पूछा था हमसे पूछा था नॉर्दर्न इंडिया का, कश्मीर कहाँ पे है, तो कश्मीर जास्कर रेंज में नहीं है, यहाँ पे कोई कश्मीर वैली है वहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, यहाँ पे कश्मीर वैली है वहाँ पे लोकेटेड है क्या, कश्मीर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देख लेनी है इस मैप से, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, रिसेंटली रोम डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया ग्लोबल हेल्थ समिट में, ठीक है। तो वो किसने ऑर्गेनाइज किया था, रोम डिक्लेरेशन किसने ऑर्गेनाइज किया था, हमसे ये पूछा है। तो याद रखना है जो ये रोम डिक्लेरेशन था ये कहाँ पे अडॉप्ट हुआ था, सबसे पहले रोम डिक्लेरेशन अडॉप्ट कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था G20 की समिट में, G20 की समिट में जो 2021 में हुई थी वहाँ पे। और ये को चेयर किसने की थी, यूरोपियन कमीशन और इटली ने, किसने की थी, यूरोपियन कमीशन और इटली ने इसको को चेयर किया था, को ऑर्गेनाइज किया था। और ग्लोबल हेल्थ जो समिट थी उसको भी साथ में को ऑर्गेनाइज किया था। उसी टाइम पे G20 की भी समिट चल रही थी और उसी टाइम पे ग्लोबल हेल्थ समिट भी उन्होंने क्या की थी, को होस्ट की थी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मेनली किसके लिए थी, ताकि जो कोविड-19 है उसको ओवरकम किया जा सके और फ्यूचर पेंडेमिक से हम बच सकें, प्रिवेंट कर सके अपने आप को, ठीक है। ये इनका क्या था, मेन टारगेट था, ठीक है। किसका था, रोम डिक्लेरेशन का। रोम डिक्लेरेशन का मेन चीज क्या थी कि हमें कोविड पेंडेमिक से तो बाहर निकलना है, और दूसरी चीज फ्यूचर जो पेंडेमिक से उससे हमें बचना है, फ्यूचर में कोई पेंडेमिक ना आए उसके रिसर्च डेवलपमेंट करना है और उससे बचना है। ये चीज थी किसके लिए, रोम डिक्लेरेशन की, ठीक है। ये चीज थी हमारी किसकी, रोम डिक्लेरेशन की। तो इसका सेवंथ का आंसर क्या आ गया, सी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें G20 की, G20 है क्या, ये G20 कौन सा ग्रुप है, तो ये G20 कौन सा ग्रुप है, तो आपको पता होना चाहिए G20 एक इनफॉर्मल ग्रुप है जिसमें 19 कंट्रीज हैं, साथ में एक क्या, यूरोपियन यूनियन है। इसमें कुछ जो रिप्रेजेंटेटिव IMF और वर्ल्ड बैंक के भी आते हैं, ठीक है। इनका कोई परमानेंट सेक्रेटरिएट या फिर हेडक्वार्टर्स नहीं है। क्या इंडिया इसका मेंबर है, यस, इंडिया भी इसका मेंबर। और याद रखना यूपीएससी में इसके मेंबर्स पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। प्रीलिम्स में इसमें G20 के मेंबर्स पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो आप इसके मेंबर कंट्रीज देखना जाके कि G20 की मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी कंट्रीज है, ठीक है। तो इंडिया इसका मेंबर है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स आर टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग द ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को कैलकुलेट करते टाइम कौन कौन से पैरामीटर यूज में लिए जाते हैं। तो याद रखना एनसीईआरटी के जितने भी ये क्वेश्चन है सारे एनसीईआरटी के हैं, कुछ करंट अफेयर्स को छोड़ के, ठीक है। एनसीईआरटी में क्या बोला गया कि एनसीईआरटी में एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बताया गया, ठीक है, कि उसको कौन निकालता है, यूएनडीपी निकालता है, ये फैक्टर्स यूज होते हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना, ये मतलब सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, पूरी करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। तो उसके लिए क्या, उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए क्या लाया गया, एक ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स लाया गया। क्या लाया गया, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स लाया गया। मेनली ये क्या करता है, जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट में शॉर्ट फॉल रह जाते हैं उनको मेजर करता है, ठीक है। और ये नॉन इनकम मेजर है, मतलब इसमें इनकम नहीं देखी जाती, क्योंकि इनकम तो ह्यूमन डेवलपमेंट में हमने देख ली ना, हेल्थ, एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम जो वो थी वो हमने देख ली। तो ये नॉन इनकम मेजर है, इसमें इनकम मेजर आप नहीं की जाती इसमें, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, इसमें नॉन इनकम मेजर है। ये तो सबसे पहले बोल रखी है इसमें कि कैलकुलेट करने के लिए इनकम मापी जाती है, तो बिल्कुल नहीं, ये नॉन इनकम मेजर है, इनकम इसमें नहीं मापी जाती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी।
सेकंड इसका मतलब एडल्ट लिटरेसी रेट मापा जाता है। थर्ड है द नंबर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन हु आर अंडरवेट, ये मापा जाता है कि जो स्मॉल चिल्ड्रन जो अंडरवेट होते हैं, बिल्कुल ये भी मापा जाता है, छोटे बच्चे कितने अंडरवेट हैं ये भी इसमें मापा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है कि इसके आंसर क्या होगा 2 और 3। और क्या क्या मापा जाता है, ठीक है, याद रखना 40 के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सर्वाइविंग ये भी देखी जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सर्वाइविंग टिल एज ऑफ 40। ठीक है, टिल एज ऑफ 40 एज तक, मतलब जहाँ पे लोग नहीं जिंदा रहते उसकी भी प्रोबेबिलिटी देखी जाती है। अडल्ट ट्रेसी रेट देखा जाता है, ऐसे लोगों को देखा जाता है या काउंट किया जाता है जिन पे क्लीन वाटर का एक्सेस नहीं है। ठीक है, क्लीन वाटर का जिनके पास एक्सेस नहीं है उन लोगों को भी देखा जाता है, और स्मॉल चिल्ड्रन जो अंडरवेट है उनको भी देखा जाता है। वैसे ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को निकालता कौन है, इसको भी यूएनडीपी निकालता है। कौन निकालता है, इसको भी यूएनडीपी निकालता है, और ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बस ये हो गया हमारा कंप्लीट, इसका आंसर आ गया सी। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये हो गया ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। अब आ जाते हैं 9th पे, क्या बोलता है, ए माइग्रेंट इज बोथ इमाइग्रेंट एंड ई माइग्रेंट एट द सेम टाइम। देखो कोई भी माइग्रेंट है, मान लो आप ही हो, आप दिल्ली में पढ़ने के लिए गए हो। ठीक है, आप दिल्ली में पढ़ने के लिए गए हो, अगर आप दिल्ली में पढ़ने के लिए गए हो तो आप अपने घर से बाहर गए हो, मतलब वहां के लिए आप क्या हो, इमाइग्रेंट हो, आप वहां से निकल गए हो, और दिल्ली में आ गए हो तो यहाँ पे आप क्या हो, इमाइग्रेंट हो, आप उसके अंदर घुसे हो दिल्ली के। तो वही है एक माइग्रेंट, बोथ इमाइग्रेंट भी होता है और इमाइग्रेंट भी होता है एट द सेम टाइम। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट, आंसर आ गया ए, मतलब करेक्ट होगी ए। सेकंड है माइग्रेंट्स हु मूव इनटू न्यू प्लेस आर कॉल्ड ई माइग्रेंट्स। देखो जो माइग्रेंट्स न्यू प्लेस, किसी न्यू प्लेस के अंदर जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, ई माइग्रेंट्स नहीं, अभी बोला, जो किसी के अंदर जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, इन माइग्रेंट्स। क्या बोलते हैं उनको, इन माइग्रेंट्स। तो ई माइग्रेंट्स किसको बोलते हैं, जो कहीं से बाहर जाते हैं उसको बोलते हैं ई माइग्रेंट्स। तो ये दोनों अपोजिट स्टेटमेंट दे रखी है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो सेकंड रॉन्ग होगी, फर्स्ट करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या आ गया ए। ठीक है, ई माइग्रेंट्स मतलब कहीं से लोग जब बाहर जाते हैं, इन माइग्रेंट्स मतलब जब कहीं पे कोई लोग अंदर आते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, और माइग्रेशन आपको बता दिया, माइग्रेशन मतलब इधर से उधर जाना। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्या बोलता है, क्रूड बर्थ रेट के बारे में बताना है, क्रूड बर्थ रेट। और सेकंड है नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। देखो सबसे पहले बताते हैं नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। देखो अगर आपने हमारी पिछले साल की टेस्ट सीरीज नहीं देखी है तो आप वो भी जाके देख सकते हो। इससे क्या फायदा होगा आपका, देखो आप ये टेस्ट सीरीज तो देख ही लोगे, इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर की जो टेस्ट सीरीज है वो भी आपकी मतलब फ्री में रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, आपको वो टेस्ट सीरीज उठानी भी नहीं है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने हैं और उसके बाद अपना आंसर लगाना है। तो आपके ज्योग्राफी के जितने भी अभी जैसे कि 10 लेक्चर्स होने वाले हैं, तो आपके उसमें जितने भी लेक्चर्स होंगे आपके डबल क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपको फायदा ही है ना उसके लिए। तो अगर आप इतने सारे क्वेश्चन करते हो तो मैं बोलूंगी आप पिछले साल की टेस्ट सीरीज भी जाके देखना, तो आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चन हैं वो सोल्व हो जाएंगे। अब देखते हैं, जैसे कि आप पहला लेक्चर कर रहे हो ज्योग्राफी का, तो पिछले साल का भी पहला ही देख लो, तो आपके दोनों साथ साथ में कंप्लीट हो जाएंगे। आपको एक बर्डन नहीं पड़ेगा कि मेरे 6 बच गए, नहीं। जैसे आप आज थर्ड लेक्चर देख रहे हो ज्योग्राफी का, तो पिछले साल का भी आप थर्ड लेक्चर्स देख सकते हो। ठीक है, और जहाँ पे भी होगा उसका कहीं पे मैं लिंक उसका प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखो क्वेश्चन स्टेटमेंट सेकंड, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। देखो नेचुरल ग्रोथ किसको बोलते हैं, बर्थ माइनस डेथ को ही बोलते हैं। ठीक है, बर्थ माइनस डेथ को ही बोलते हैं। नॉर्मल बर्थ कितने हो रहे हैं, डेथ कितनी हो रही है, उसको बोलते हैं नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इंक्रीज बाय डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ प्लस, इसने बोल रखा नेट माइग्रेशन, नहीं, इसमें माइग्रेशन को वो काउंट नहीं किया जाता। याद रखना, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में माइग्रेशन को काउंट नहीं किया जाता है, ओनली बर्थ एंड डेथ रेट को ही काउंट किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ये स्टेटमेंट क्या हमारी करेक्ट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, इनकरेक्ट होगी, सॉरी। ठीक है, इनकरेक्ट होगी क्योंकि इसमें नेट माइग्रेशन को वो नहीं किया जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी, हमारी रॉन्ग होगी। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी। फर्स्ट है कि क्रूड बर्थ रेट क्या होता है। ठीक है, क्रूड बर्थ रेट क्या होता है, इसने बोल रखा है कि नंबर ऑफ बर्थ इन ईयर पर 10,000 ऑफ मिड ईयर पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर रीजन। तो याद रखना, क्रूड बर्थ रेट होता है कि पर 1000 पे कितने बर्थ होते हैं। ठीक है, पर 10,000 पे नहीं, पर 1000 पे कितने बर्थ होते हैं, तो उसको बोला जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। हमारा आंसर क्या आ गया, डी। ठीक है, आंसर क्या आ गया, डी। ये चीज आपको देखनी है, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और क्रूड बर्थ रेट। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग, सेकंड भी रॉन्ग, आंसर क्या आ गया, डी। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बताना, और वो भी कब से कब तक, 1921 से लेके 51 तक। ठीक है, 1921 से लेके 51 तक। देखो वैसे अलग अलग फेजेस की ग्रोथ बताई जैसे कि 1901 से लेके 1921 तक की बताई जाती है, फिर 1921 से लेके 51 तक की बताई जाती है, 51 से 81, और फिर 81 के बाद तो पता ही आपको। देखो 1901 से 21 की जो ग्रोथ मानी जाती है ना, उसको स्टैग्नेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्टैग्नेंट बोला जाता है, या फिर स्टेशनरी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे ग्रोथ रेट क्या था, बहुत लो था। ग्रोथ रेट यहाँ पे क्या था, वेरी लो था। और 11 से लेकर 21 तक की बात करें, यहाँ पे तो नेगेटिव ग्रोथ रेट था पॉपुलेशन का। क्या था, नेगेटिव ग्रोथ रेट था यहाँ पे पॉपुलेशन का। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, 1911 से 21 तक नेगेटिव ग्रोथ रेट था पॉपुलेशन का। ये चीज देखनी है। ठीक है, केवल और केवल यहीं पे नेगेटिव ग्रोथ रेट था पॉपुलेशन का। फिर आता है हमारा 21 से 51 जो हमसे पूछा गया। ठीक है, यहाँ पे स्टैग्नेंट नहीं, यहाँ पे क्या था, स्टेडी ग्रोथ थी। मतलब यहाँ पे ग्रोथ हो रही थी, यहाँ पे स्टेशनरी नहीं थी, यहाँ पे स्टेडी ग्रोथ हो रही थी। स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ थी, ना कि स्टेशनरी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी कि स्टेशनरी थी। स्टेशनरी कहाँ पे थी, 1901 से 21 तक।
फिर सेकंड है इन दिस पीरियड द बर्थ रेट रिमेंड हाई वेयर एज द मोर्टेलिटी रेट डिक्लाइन। यहाँ पे क्या हुआ 21 से 51 में यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट जो था वो डिक्लाइन कर गया और जो बर्थ रेट था वो हाई था। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। ये स्टेटमेंट क्या करेक्ट है कि वहाँ पे क्या था, मोर्टेलिटी रेट तो कम हो गया था लेकिन बर्थ रेट हाई हो गया था, इसलिए तो थोड़ी बहुत पॉपुलेशन बढ़ रही थी। बिल्कुल सही है। थर्ड है ड्यूरिंग दिस पीरियड नेगेटिव डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ वाज रिकॉर्डेड। नहीं, यहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ रेट नहीं हुआ था, केवल और केवल 1911 से लेकर 21 तक के बीच में नेगेटिव ग्रोथ रेट हुआ था। सब में क्या हुआ था, पॉजिटिव हुआ था। तो थर्ड स्टेटमेंट भी क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो फर्स्ट रॉन्ग होगी, थर्ड रॉन्ग होगी, आंसर क्या आ गया, सेकंड ओनली। ठीक है, सेकंड ओनली। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, ए। अब अगर हम 51 से 81 तक की बात करें, 51 से 81, जो 51 से 81 की बात है ना, वहाँ पे क्या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। वहाँ पे क्या हो गया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि एक तो लोगों की लो मोर्टेलिटी होगी, हेल्थ पे लोगों ने ज़्यादा ध्यान दिया, और दूसरी चीज़ क्या हुआ, हाई फर्टिलिटी रेट। ठीक है, हाई फर्टिलिटी रेट भी हो गया। तो इसके कारण क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा एक पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हुआ। तो ये किसके बारे में है, हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में है। और ये लेक्चर देखने के बाद आप जो ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, जो भी क्लास 11-12 की जो एनसीईआरटी की बुक है, उसको आप पढ़ोगे तो आपको बहुत आसान वो लगेगी। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम बीच बीच में से कंसेप्ट आपके हुए मिलेंगे इसमें। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अर्बन सेटलमेंट्स के बारे में बताना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं अर्बन सेटलमेंट्स की लोकेशन को, कि अर्बन सेटलमेंट्स कहाँ पे बनती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सबसे पहले प्रोक्सिमिटी टू ट्रेड रूट, बिल्कुल जहाँ पे ट्रेड रूट पास में होगा वहाँ पे सेटलमेंट बन जाएंगी। नेचुरल डिफेंस, अगर वहाँ पे डिफेंस होगा तो भी मतलब वहाँ पे क्या बन जाएंगी। थर्ड है रॉ मटेरियल एंड लोकल एनर्जी सप्लाईज, वहाँ पे भी बन जाएंगी। और वैल्यूएबल मिनरल्स अगर वहाँ तो वहाँ पे भी सिटीज बन जाएंगी। तो सारी ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया, ए। सारी चीजों पे जो अर्बन सेटलमेंट है वो बेस होती है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। रूरल सेटलमेंट्स के बारे में बताना। रूरल सेटलमेंट्स सबसे पहले है सेमी क्लस्टर्ड बोल रखा है, हेमलेटेड बोल रखा है और फ्रेगमेंटेड बोल रखा है। ठीक है, तीन हमें इसकी बता रखी हैं, तीन स्टेटमेंट्स हमें दे रखी हैं। तीन क्या बोल रखे हैं, सबसे पहले सेमी क्लस्टर्ड। सेमी क्लस्टर्ड बोल रखा है कि द लैंड ओनिंग डोमिनेंट कम्युनिटी टेंड टू ऑक्यूपाई द सेंट्रल पार्ट ऑफ द विलेज। बिल्कुल सेमी क्लस्टर्ड मतलब थोड़ी सी वहाँ पे क्या पॉपुलेटेड है, और वहाँ पे जो लैंड ओनिंग जो डोमिनेंट कम्युनिटी है वो क्या करते हैं, सेंट्रल पार्ट है वो विलेज का। तो ये स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट है तो वहाँ पे क्या है, जो लैंड ओनिंग डोमिनेंट कम्युनिटी है वो सेंट्रल पार्ट में रहती है। सेकंड है हेमलेटेड सेटलमेंट। हेमलेटेड सेटलमेंट इसने बोला है कि लोअर गंगा प्लेन्स में पाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, लोअर गंगा प्लेन में पाए जाते हैं और उनको अलग अलग नाम से लोकली जाना जाता है। जैसे कि आप बोलोगे पान्ना या फिर पारा, ठीक है, या फिर पल्ली, या फिर आप इसको बोल सकते हो नागला, ढानी। ठीक है, ढानी, या फिर उसके बाद ये लोकल नेम है। ठीक है, हेमलेटेड सेटलमेंट्स को इन नामों से भी जाना जाता है। तो ये लोअर गंगा प्लेन्स में पाए जाते हैं। फिर फ्रेगमेंटेड नेचर ऑफ टेरेन। फ्रेगमेंटेड की बात करें तो वो डिस्पर्स सेटलमेंट में गिना जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हमारी करेक्ट है। फ्रेगमेंटेड डिस्पर्स वैसे कहाँ पाए जाते हैं, जैसे कि जो वो वाले एरियाज होते हैं उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तराखंड या फिर मेघालय, यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, फ्रेगमेंटेड नेचर या डिस्पर्स नेचर के सेटलमेंट वहाँ पे पाई जाते हैं। ठीक है, सेमी क्लस्टर्ड बात करें तो गुजरात प्लेन्स में पाई जाती हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा क्या कंप्लीट। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या आ गया, डी। ठीक है, और ये ह्यूमन एंड फिजिकल ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है उसमें ऐसा दिया हुआ है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ ए टाउन एज पर सेंसस। बताना है टाउन की डेफिनेशन क्या है सेंसस में हमारे। सबसे पहले मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ 5000, सबसे पहले मिनिमम 5000 की पॉपुलेशन होनी चाहिए, बिल्कुल 5000 की पॉपुलेशन होनी चाहिए। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एटलीस्ट 600 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो याद रखना डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ना कि 600। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। थर्ड है एटलीस्ट 75% ऑफ मेल वर्किंग पॉपुलेशन एंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चर परस्यूट। तो ये स्टेटमेंट भी क्या करेक्ट है कि जो 75% एटलीस्ट जो मेल वर्किंग पॉपुलेशन है वो नॉन एग्रीकल्चर काम में लगी हो, ना कि एग्रीकल्चरल काम में। अगर एग्रीकल्चर में लगी होगी तो वो क्या बोला जाएगा, विलेज बोला जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है और फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर क्या आ गया, सी। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। डिफरेंट टाइप के पैटर्न है सेटलमेंट के और उसके फीचर्स बताने हैं। सबसे पहले लीनियर पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न और रेक्टेंगुलर पैटर्न। लीनियर मतलब सीधा सीधा। ठीक है, लीनियर मतलब सीधा सीधा। ऑल रोड्स कट ईच अदर एट राइट एंगल। देखो अगर सारे रोड्स एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करेंगे तो क्या बन सकता है, इससे तो रेक्टेंगुलर टाइप का बन सकता है। तो ये क्या होगा, जब राइट एंगल पे करते हैं तो क्या होते हैं वो रेक्टेंगुलर। लीनियर क्या होता है, रोड्स और लाइंस के अगर पैरेलल बने तो उनको क्या बोला जाता है, लीनियर पैटर्न बोला जाता है। ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, लीनियर पैटर्न बोला जाता है। सर्कुलर पैटर्न क्या होता है, जब एक किसी के अराउंड मतलब किसी लेक के अराउंड या टैंक के अराउंड जब विलेज बसा होता है उसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर पैटर्न। तो ये स्टेटमेंट क्या करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, ओनली बी, क्योंकि करेक्टली मैच्ड पूछा है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आंसर लगाने से पहले ये देखो क्या पूछा है, करेक्टली या इनकरेक्टली, तभी आप उसको आंसर लगाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया बी। आ जाते हैं 16 पे। वीड डिस्ट्रिक्ट फॉर्मूला क्या है। देखो वीड डिस्ट्रिक्ट फॉर्मूला क्या है हमें ये बताना है। तो आपको एक चीज़ पता होगी कि 2016 में एक स्कीम चलाई थी किसने, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने एक स्कीम चलाई थी।
कौन सी स्कीम थी वो थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कौन सी स्कीम थी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थी। मेनली किसके लिए थी? इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करने के लिए थी क्रॉप्स को, ठीक है, ये सबको पता है कि इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करने के लिए थी। और उसमें कौन कौन सी फूड क्रॉप्स को कवर किया गया था? फूड क्रॉप्स, ऑयल सीड क्रॉप्स, या फिर जो एनुअल कमर्शियल या फिर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, इन सबको इसमें कवर किया गया था, ठीक है। इसमें आपको कुछ प्रीमियम देना पड़ता था। क्या देना पड़ता था? प्रीमियम देना पड़ता था। जैसे कि अगर खरीफ क्रॉप है उसके लिए 2%, जैसे कि खरीफ क्रॉप है उसके लिए 2%, अगर रबी है उसके लिए 1.5%, और अगर कमर्शियल क्रॉप्स या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं तो उसके लिए 5% आपको क्या देना पड़ता था? प्रीमियम देना पड़ता था, ठीक है। उसके लिए आपको क्या देना पड़ता था? प्रीमियम देना पड़ता था। और ये क्या थी? 100% वॉलेंट्री है, ठीक है। अभी क्या है? ये 100% वॉलेंट्री है, कंप्लीटली वॉलेंट्री स्कीम है ये, ठीक है। जो फार्मर चाहे वही इसमें वो कर सकते हैं। लेकिन फिर ये इसमें बोल रखा है कि बीट डिस्ट्रिक्ट फॉर्मूला में बताना है। तो बीट डिस्ट्रिक्ट फॉर्मूला एक क्रॉप इंश्योरेंस मॉडल ही है, किसके अंडर? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर। ये आपको पता करना है, ठीक है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि ये क्रॉप इंश्योरेंस मॉडल है। तो फिर हमने इसको फसल बीमा योजना के अंदर ही क्यों नहीं डाला? ये डिफरेंट मॉडल क्यों बना दिया? क्रॉप इंश्योरेंस मॉडल अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो क्या हुआ कि बीड जो डिस्ट्रिक्ट था ना महाराष्ट्र में, वो एक ड्रॉट प्रोन एरिया था। क्या था? एक ड्रॉट प्रोन एरिया था। और वहाँ के फार्मर्स की जो मैक्सिमम क्रॉप है, बार बार जो क्रॉप है वो लॉस हो जाता था उनका, ठीक है। बार बार बारिश आती थी, बार बार खत्म हो जाती थी, या फिर बारिश आती नहीं थी, ठीक है। इसके कारण उनको बार बार लॉसेस होते रहते थे और इंश्योरेंस कंपनीज को हाई पे आउट देने पड़ते थे। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या चाहेंगी? मिनिमम से मिनिमम लोगों को नुकसान हो, ताकि जो उनका प्रीमियम है वो उनको फायदा हो सके। लेकिन जब ज्यादा नुकसान होगा तो कंपनी को नुकसान होगा ना, क्योंकि कंपनीज को ज्यादा उनको पैसे देने पड़ेंगे। तो इसके कारण क्या थे? जो इंश्योरेंस कंपनी थी उनको सस्टेन लॉसेस हो रहे थे। इसीलिए गवर्नमेंट ने इस डिफिकल्टी से बचने के लिए कि जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो टेंडर लें इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए, बीड डिस्ट्रिक्ट में ये मॉडल अपनाया, ठीक है। ये मॉडल अपनाया। ये मॉडल क्या है? ये मॉडल मेनली क्या है? ये इस मॉडल को हम जो बीड डिस्ट्रिक्ट मॉडल है इसको 80 या फिर 80:100 मॉडल भी बोला जाता है। 80:100 प्लान या प्रोग्राम भी बोला जाता है। इसमें क्या बोला जाता है कि ये बोला जाता है कि जो अगर प्रीमियम एक थ्रेशोल्ड से ऊपर होगा तो उसको रिफंड कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। उसको रिफंड कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। तो ये इसलिए इंश्योर करने के लिए कि जो प्रीमियम अगर थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगा, इफ मतलब टू इंश्योर दैट प्रीमियम अबव ए थ्रेशोल्ड इज रिफंडेड टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। तो ये बीड डिस्ट्रिक्ट में इसको इंप्लीमेंट किया गया। इसमें क्या है? अगर 110% अगर ग्रोस प्रीमियम का 110% से ज्यादा क्लेम है, अगर 110% से ग्रोस प्रीमियम का ज्यादा क्लेम है तो इंश्योरेंस कंपनीज को वो क्लेम्स एंटरटेन नहीं करने हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उस 110% से ऊपर का जो क्लेम होगा या कंपनसेशन होगा उसको स्टेट गवर्नमेंट बियर करेगी, ठीक है। उसको स्टेट गवर्नमेंट बियर करेगी। ये चीज है कि आपको फिर वो इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं रहेगा। अगर प्रीमियम अमाउंट से 110% ज्यादा का कंपनसेशन या क्लेम मांगा जा रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगी? स्टेट गवर्नमेंट होगी। स्टेट गवर्नमेंट उसका जो कॉस्ट है वो उसको बियर करेगी, ठीक है, टू इंसुलेट द इंश्योरर फ्रॉम लॉसेस, ताकि जो इंश्योरर है या इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको लॉसेस ना हो और वो जो ऐसे ही लोन्स हैं वो देती रहे। इसको क्या बोला जाता है? जो स्टेट गवर्नमेंट उनको देगी तो उसको बोला जाता है ब्रिज अमाउंट भी उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रिज अमाउंट भी उसको बोला जाता है, ठीक है। ब्रिज BRIDGE BRI आएगा यहाँ पे, ठीक है। उसको ब्रिज अमाउंट भी बोला जाता है, जिसको ये स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से, ठीक है। अगर प्रीमियम कलेक्टेड से, जो भी कंपनीज ने प्रीमियम कलेक्ट किया है, अगर उससे कंपनसेशन कम है तो इंश्योरेंस कंपनी 20% अमाउंट एज ए हैंडलिंग चार्ज रख के उसको जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको किसको दे देगी? स्टेट गवर्नमेंट को दे देगी। मेन चीज है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ना वो इसके बीच में आ गई है। जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी होती है, एक इंश्योरेंस लेने वाला होता है, ठीक है, मान लो आप कस्टमर होता है। तो बीड मॉडल वैसे तो नॉर्मल क्या होता है, हम क्लेम करते हैं इंश्योरेंस कंपनी पे और वो हमें डायरेक्ट क्या कर देती है? अपना अमाउंट दे देती है। लेकिन इसमें क्या आ गया? स्टेट गवर्नमेंट बीच में आ गई है। अगर प्रीमियम अमाउंट के 110% से ज्यादा क्लेम है, अगर 110% से ज्यादा क्लेम है तो कौन देगा उसको? तो उसका कॉस्ट कौन बियर करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट उसके अमाउंट को देगी, ठीक है। अगर 110% से मतलब 110 क्या, अगर प्रीमियम जो आपने कलेक्ट किया अगर उससे कम अमाउंट है, अगर प्रीमियम से भी कम अमाउंट है, अगर प्रीमियम से कम अमाउंट है तो क्या किया जाएगा? जो इंश्योरेंस कंपनी है वो 20% एज ए हैंडलिंग चार्ज कुछ अपनी फीस काट लेगी उसमें से, और जो बचा वो अमाउंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे देगी और स्टेट गवर्नमेंट उसको दे देगी, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट बाद में उसको रिइंबर्स कर देगी। तो यही बोला जाता है कि ये सारी चीजें हैं किसमें? बीड डिस्ट्रिक्ट फॉर्मूला में, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट बीच में आ गई है। तो ये क्रॉप इंश्योरेंस मॉडल है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंडर। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में भी बता दिया और बीड डिस्ट्रिक्ट मॉडल के बारे में भी बता दिया। तो हमारे ये टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है? हमें कंट्रीज को पॉपुलेशन डेंसिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। मतलब किसमें? पॉपुलेशन डेंसिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। डेंसिटी क्या होती है? पॉपुलेशन डेंसिटी नंबर ऑफ पीपल
बाई साइज ऑफ लैंड, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल बाई साइज ऑफ, कितनी लैंड में कितने लोग रहते हैं उसको बोला जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी, पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, या जिसको क्या बोला जाता है पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो कैसे है, तो याद रखना हमें क्या बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो याद रखना इंग्लैंड में सबसे ज्यादा है, फिर चाइना है, फिर साउथ अफ्रीका और फिर कनाडा है। देखो ये आपको पता है तो आप पता कर सकते हो, नहीं तो आप नहीं पता कर सकते। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। दो टाइप के क्रूड ऑयल होते हैं, एक तो स्वीट क्रूड ऑयल, एक होता है शोर क्रूड ऑयल, ठीक है। एक तो स्वीट होता है, एक सोर होता है। तो एक चीज याद रखना, मैंने आपको लास्ट ईयर जब बताया था तब भी मैंने ये चीज बताई थी कि जो सोर क्रूड ऑयल होता है उसमें क्या होता है, सल्फर होता है। एक चीज आप याद रखो, SU, तो जिसमें दो SU होंगे उसी में सल्फर होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसमें SU नहीं है तो ये नहीं होगा। तो सोर जो क्रूड ऑयल होता है उसमें जो सल्फर का अमाउंट है वो ज्यादा होता है, और सल्फर क्या है, एक टाइप की इंप्योरिटी है। क्या क्या होती है, इंप्योरिटी होती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले स्वीट क्रूड ऑयल कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ सल्फर, अभी बताया किसमें ज्यादा सल्फर होता है, सोर में होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी, ठीक है। सेकंड है, व्हाइल वेनेजुएला इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सोर, देखो वेनेजुएला किसको सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, याद रखना सोर का ही है जिसमें सल्फर पाया जाता है। तो यस वेनेजुएला किसका प्रोड्यूसर है, सोर क्रूड का है। लेकिन जो अपालेंशियन जो भी बेसिन है ये किसका है, नॉर्थ अमेरिका में, ये स्वीट क्रूड ऑयल लोकेशन है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ये क्या है, स्वीट क्रूड ऑयल वो है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, हमारी करेक्ट है। अगर स्वीट क्रूड ऑयल की बात करें तो इराक भी उसका लीडिंग प्रोड्यूसर है। कौन है, इराक में भी स्वीट क्रूड ऑयल होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। तो आंसर क्या आ गया हमारा बी, ठीक है। आंसर क्या आ गया हमारा बी। इसके बाद आ जाते हैं हम किस पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, कतकारी ट्राइबल कम्युनिटी वाज रिसेंटली इन न्यूज। कतकारी जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो रिसेंटली न्यूज में थी, क्यों, क्योंकि प्रधानमंत्री वन धन योजना को उसको क्या करना था, यूटिलाइज करना था। फॉर प्रोसेसिंग मार्केटिंग गिलोय को क्या बोला जाता है, तिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया एंड एंटीपायरेटिक हब। तो उसके बारे में बताना है, कतकारी ट्राइब के बारे में। फर्स्ट है, कतकारी आर प्रीडोमिनेटली फाउंड इन उड़ीसा। कतकारी जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, उड़ीसा में पाए जाते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले। तो कतकारी कहाँ पे पाए जाते हैं, मेनली गुजरात रीजन में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, गुजरात महाराष्ट्र रीजन में, गुजरात में महाराष्ट्र इस रीजन में पाए जाते हैं, उड़ीसा में नहीं पाए जाते। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। तो ये एक टाइप के क्या है, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, बिल्कुल ये क्या है, एक टाइप के मतलब पर्टिकुलर PVTs में ये आते हैं। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। मेनली ये क्या करते हैं, ये जो गिलोय है इसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ये उस वुड को क्या कर दिया जाता है, बॉईल कर दिया जाता है खेत ट्री से तोड़ के, और इवेपोरेट किया जाता है, फिर जो भी ब्रू होता है उसको, ठीक है। अब प्रधानमंत्री जो वन धन योजना है ये किसने स्टार्ट किया है, वैसे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने। किसने, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने, किसके साथ मिलकर, ट्राइफेड के साथ मिलकर, ट्राइबल फेडरेशन के साथ मिलकर, ठीक है। कब स्टार्ट की थी ये, 2018 में ये स्कीम स्टार्ट की थी। मेनली ट्राइबल की इनकम को इंप्रूव करने के लिए और जो भी वो ट्राइबल प्रोडक्ट्स हैं उसमें वैल्यू एडिशन करने के लिए प्रधानमंत्री वन धन योजना को वो किया गया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या आ गया, बी, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रेरियन रिफॉर्म्स वर अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन कौन से एग्रेरियन रिफॉर्म्स जो है वो गवर्नमेंट ने किए हैं, ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो देखो इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम किया, टेनेंसी एबोलिशन और रेगुलेशन एक्ट लेके आए। लेकिन रेगुलेशन ऑफ लैंड एक्विजिशन का जो ये रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट है ये कब आया, 2013 में आया। याद रखना, लैंड रिक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट कब आया है, 2013 में आया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस नहीं आया है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर आ गया ए, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कौन सी चीजें कब बनी है। अब आ गया हमारा नेशनल बिल्डिंग कोड। क्या आ गया हमारा, नेशनल बिल्डिंग कोड। तो सबसे पहले इट कवर्स द डिटेल्ड गाइडलाइंस फॉर कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस एंड फायर सेफ्टी ऑफ दिस स्ट्रक्चर। तो ये तो आपको पता ही होगा, ऐसा तो करता ही होगा अगर नेशनल बिल्डिंग कोड है। इसको जो पब्लिश किया जाता है वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी करती है। तो ये स्टेटमेंट आपको देखनी है कि ये करती है कि नहीं करती है। तो देखना ये स्टेटमेंट गलत है, क्यों ये नहीं करती, कौन करते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इसको करता है। कौन इसको पब्लिश करता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इसको वो करता है। मेनली ये क्या है, सेंट्रल स्टैंडर्ड फॉर फायर सेफ्टी और फायर सेफ्टी, और इसका जो पार्ट 4 है वो किसके साथ डील करता है, फायर एंड लाइफ सेफ्टी के साथ डील करता है। याद रखना ये सेंट्रल स्टैंडर्ड है फायर सेफ्टी का, कौन सा, नेशनल बिल्डिंग कोड, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। थर्ड है गाइडलाइंस आर रिकमेंडेटरी इन नेचर, बिल्कुल इनकी गाइडलाइंस क्या होती है, रिकमेंडेटरी होती है। ये स्टेटमेंट भी क्या हमारी करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, बी, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, रॉन्ग होगी, ठीक है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि मतलब NCRB के डेटा के अकॉर्डिंग बिल्डिंग का कोड क्यों बनाया जाता है, क्योंकि क्यों बनाया जा रहा है, ठीक है। NCRB के डेटा के अकॉर्डिंग अप्रोक्स 330 पीपल डाइड किए कमर्शियल बिल्डिंग फायर्स में 2019 में, और लगभग 6000 पीपल जो है 6329 जो पीपल है वो रेजिडेंशियल या ड्वेलिंग बिल्डिंग्स में जो है वो उनकी डेथ हुई है। तो रेजिडेंशियल और ड्वेलिंग बिल्डिंग के लिए इसीलिए
इसीलिए जो नेशनल बिल्डिंग कोड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए जो बिल्डिंग कोड है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि फायर सेफ्टी हो सके, कंस्ट्रक्शन अच्छे से हो सके और मेंटेनेंस हो सके, ठीक है। उसके लिए क्या आया हमारा नेशनल बिल्डिंग कोड, कौन पब्लिश करता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और एनसीआरबी का डाटा आया, उसके बाद ये हुआ। तो इसका आंसर क्या आ गया, बी। और सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। सोशल इंडिकेटर्स के बारे में हमें बताना है। सबसे पहले यदि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इन मेल्स इज हायर देन द फीमेल्स, की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है बर्थ के टाइम पे वो मेल्स की ज़्यादा है फीमेल से, इंडिया में बताना है, ठीक है। तो याद रखना लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी है ना, तो वो याद रखना फीमेल्स की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेल्स, ठीक है। फीमेल्स की ज़्यादा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, फीमेल्स की ज़्यादा है मेल्स, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी होगी रॉन्ग। सेकंड है चाइल्ड सेक्स रेशियो इज इकोनॉमिकली डेवलप्ड स्टेट लाइक हरियाणा एंड पंजाब इज मोर देन द नेशनल एवरेज। नहीं, आपको पता है हरियाणा का तो सबसे कम था जब लास्ट हमारा हुआ था, तो नहीं, ये क्या होता है नेशनल एवरेज से भी कम है, क्योंकि नेशनल एवरेज हमारा कितना है 850 हमारा नेशनल एवरेज है, लेकिन हरियाणा में कितना है 834, और पंजाब की बात करें वहाँ पे कितना है 846, ठीक है। तो ये हमारा क्या चाइल्ड सेक्स रेशियो, अगर हम नेशनल एवरेज की बात करें, हरियाणा पंजाब की बात करें, तो नोट करेक्ट बतानी है, तो दोनों ही नोट करेक्ट हैं, तो आंसर क्या आ गया सी, ठीक है। आंसर क्या आ गया सी, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट क्या हमारी नोट करेक्ट है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू स्टीरॉइड्स रिसेंटली सीन इन न्यूज, स्टीरॉइड्स के बारे में बताना है। फर्स्ट दे आर आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड वर्जन ऑफ हार्मोन्स नॉर्मली फाउंड इन दी बॉडी। देखो स्टीरॉइड्स क्या होते हैं, आपको सभी को पता है स्टीरॉइड्स क्या होते हैं, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड वर्जन होते हैं हार्मोन्स का जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। दे आर यूज्ड टू सप्रेस द इम्यून सिस्टम, ये सप्रेस करने के भी काम आते हैं, यस ये स्प्रेस करने पे काम आते, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो गए। आंसर क्या आ गया सी, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। रूरल सेटलमेंट 4 दे रखे, हमें बतानी है कौन से के बारे में बताया गया है। सबसे पहले दी रूरल सेटलमेंट फ्रेगमेंटेड है सेवरल यूनिट्स में, फिजिकली सेपरेटेड है ईच अदर बियरिंग ए कॉमन नेम, ठीक है, मतलब फिजिकली सेपरेटेड है, फ्रेगमेंट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। फिर दीज आर लोकली कल्ड पान्ना, पारा, पल्ली, नागला, धानी। देखो थोड़ी देर पहले ही ये सारे नाम मैंने बताए थे, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताए थे, तो अब ही आपको याद ही होगा ये किसके बारे में बात चल रही है, किसके बारे में बात चल रही है, हेमलेटेड सेटलमेंट के बारे में बात चल रही है, ठीक है। और दिस सेगमेंटेशन ऑफ लार्ज विलेज इज ऑफन मोटिवेटेड बाय सोशल और एथनिक फैक्टर्स। तो ये अभी भी आप इस क्वेश्चन को गलत करोगे तो फिर आप गलत करोगे, ठीक है, फिर तो आपको कोई नहीं बचा सकता इस दुनिया में। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। रूरल सेटलमेंट के बारे में बताना है। द डिजाइन एंड यूज ऑफ बिल्डिंग मटेरियल ऑफ हाउस इन रूरल एरियाज वेरी फ्रॉम वन इकोलॉजिकल रीजन टू अनदर। की डिजाइन और जो यूज है बिल्डिंग मटेरियल का हाउसेज का रूरल एरियाज में, वो एक रीजन से दूसरे रीजन में वेरी करता है। बिल्कुल ये तो वेरी करता है, कहीं पे किसी चीज के घर बनाए जाते हैं, कहीं पे किसी टाइप के घर बनाए जाते हैं। उसके बाद द ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन रूरल सेटलमेंट इज प्रीडोमिनेंटली बेस्ड ऑन सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज। तो क्या आपको लगता है कि गांव में लोग सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज ज्यादा करते हैं? नहीं, गांव में लोग प्राइमरी एक्टिविटीज ज्यादा करते हैं। प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, ये सारी चीजें वहां की ज्यादा होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी और फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया हमारा ए, क्योंकि क्या पूछा था, करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछी थी, आंसर आ गया ए। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 26 पे। दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिवर बेस्ड इनलैंड वाटरवे इन ईस्टर्न यूरोप। ये क्या है, एक इनलैंड वाटरवे है, कहाँ पे, ईस्टर्न यूरोप में। कहाँ पे, ईस्टर्न यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप। द रिवर वाटरवे राइजेज इन ब्लैक फॉरेस्ट। ये जो रिवर वाटरवे ये कहाँ पे राइज करता है, ये ब्लैक फॉरेस्ट में राइज करती है। मतलब ये जो रिवर है ये कहाँ पे राइज करती है, ब्लैक फॉरेस्ट में राइज करती है, और फिर बहुत सारी कंट्रीज से पास होती है। सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप में। यूरोप में क्या है, ये यूरोप की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, याद रखना, ये यूरोप की क्या है, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, और ब्लैक सी में जाके ये गिरती है थ्रू डेन्यूबे डेल्टा। और कौन सा डेल्टा बनाते हैं, डेन्यूबे डेल्टा। तो कोई भी रिवर कौन सा डेल्टा बनाएगी, अपनी ही रिवर का डेल्टा बनाएगी, तो डायरेक्ट आंसर क्या आ गया, डेन्यूबे। डायरेक्ट आंसर क्या आ गया, डेन्यूबे। इस क्वेश्चन में तो इसने बहुत अच्छा हिंट दे रखा है कि डेन्यूबे डेल्टा से ये ब्लैक सी में गिरती है, तो डेन्यूबे अपने ना डेल्टा बनाएगी, तो डेन्यूबे डेल्टा से गिरती है, तो डेन्यूबे रिवर है वो, ठीक है, जो डेन्यूबे डेल्टा से कहाँ पे गिरती है, ब्लैक सी में गिरती है। और आपको पता है कि ब्लैक सी का रीजन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ब्लैक सी का जो रीजन है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। एक मिनट देखिए, तो ये देखिए, ये हमारी कौन सी है, ये हमारी है टोटल डेन्यूबे रिवर, ठीक है। ये डेन्यूबे रिवर मैक्सिमम 10 कंट्रीज से पास होती है, ठीक है। तो अब देखने हैं कि ये क्या, ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप की, याद रखनी है, ये कौन सी है, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप की। कौन सी है, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, किसकी, यूरोप की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। उसके बाद देखो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये कहाँ लिख रखा है, ये कहाँ पे जगह है, जर्मनी में। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कहाँ से, जर्मनी के वहाँ से ब्लैक फॉरेस्ट से, ये वेस्टर्न जर्मनी से ये ओरिजिनेट होती है, ठीक है। वेस्टर्न जर्मनी से क्या होती है, ये ओरिजिनेट होती है, और सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। इसकी अगर हम ट्रिब्यूटरीज की बात करें, अगर हम इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें, तो बहुत सारी जो रिवर्स हैं वो इसकी ट्रिब्यूटरीज में गिनी जाती हैं। जैसे कि देखो, एक तो होगी हमारी इन रिवर, INN, इन रिवर, यहाँ पे क्या दे रखी है, इन रिवर दे रखी है। इसके अलावा बात करें, एक है हमारी, देखो यहाँ पे जो भी रिवर होंगी, तीसा रिवर, देखो ये कौन सी है, तीसा रिवर भी इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तीसा रिवर भी इसकी क्या है, एक ट्रिब्यूटरी है। ये देखो, ये कौन सी है, ओल्ट, ये क्या है, ओल्ट।
ये भी इसकी क्या है, एक ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरी है, जैसे कि अगर हम नाम देखें कि सावा रिवर भी इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, सावा रिवर, ठीक है। इसके अलावा और कोई ट्रिब्यूटरी इसकी तीसा रिवर, तीसा हमने देख लिया, इन देख लिया, प्रूट रिवर भी इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा ड्रावा रिवर भी इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। तो ये सारी क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। और अगर इसकी बात करें, इसकी जो वो होती है ना सिटीज, डेन्यूबे पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज के नाम हैं जो मेनली आते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज के नाम है, जैसे कि सबसे पहले आपको दिख रहा होगा वियना जो सिटी है वो किस पे है, याद रखना, डेन्यूबे रिवर के कोस्ट पे प्रेजेंट है। कौन से, वियना। फिर आती है हमारी बुडापेस्ट, ठीक है। वियना किसकी कैपिटल है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। अब फिर आगे हमारी बुडापेस्ट किसकी कैपिटल है, हंगरी, जो साइड में लिख रखा है। बुडापेस्ट किसकी, हंगरी की। ये भी कौन से रिवर के ऊपर प्रेजेंट है, डेन्यूबे रिवर पे। फिर आती है हमारी बेलग्रेड, ठीक है। ये बेलग्रेड इसी की एक ट्रिब्यूटरी है। ये कौन सी है, इसकी ट्रिब्यूटरी का नाम सेव ट्रिब्यूटरी पे इसकी प्रेजेंट है बेलग्रेड, ठीक है। मेनली इसी पे मानी जाती है, डेन्यूबे पे ही ये भी मानी जाती है। सर्बिया की कैपिटल है, किसकी है, सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड, ये भी उस पर पाई जाती है। उसके बाद आती है हमारी लिंज, जहाँ से ये स्टार्ट होती है ना, जहाँ से ये मतलब ये रिवर स्टार्ट होती है, वो जगह है लिंज, ठीक है। तो ये वहाँ पे होती है लिंच। फिर अगर बात करें और भी यहाँ पे सिटीज़ हैं, कौन सी है, एक तो है हमारी स्लोवाकिया में ब्रेटिस्लावा है, ठीक है। कहाँ पे है, स्लोवाकिया में हमारी ब्रेटिस्लावा है। देखो ये ब्रेटिस्लावा जो सिटी है वो भी कहाँ पे है, हमारी स्लोवाकिया में, और वो डेन्यूबे रिवर पे ही प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमने क्या देख ली, ये हमने देख ली बेलग्रेड, बुडापेस्ट। एक है बुचारेस्ट, ये बुचारेस्ट किसकी कैपिटल है, ये बुखारेस्ट, ये किसकी कैपिटल है, याद रखना। ये भी डेन्यूबे की ट्रिब्यूटरी जो दम्बोविता है रिवर है उस पर प्रेजेंट है, और ये किसके, रोमानिया की कैपिटल है। किसकी कैपिटल है, रोमानिया की कैपिटल है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। कुछ इंपोर्टेंट सिटीज जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन से सिटीज यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो कौन कौन से। सबसे पहले हमने देखी वियना, ठीक है। सबसे पहले हमने देखी वियना है, वहाँ पे ब्रेटिस्लावा है, बुडापेस्ट है, ठीक है, बेलग्रेड है, बुचारेस्ट है। देखो ये बहुत ही और लिंच जो है वो है। तो ये सारी सिटीज किस पे प्रेजेंट है, ये हमारे इसी पे प्रेजेंट है, किस पे, डेन्यूबे रिवर पे, और अप्रोक्स 10 कंट्री से पास होती है। कुछ के आपको नाम पता चल गए, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, यूक्रेन, बुल्गारिया, ठीक है, बुल्गारिया। देखो इसके अलावा देखो ये जो लेम रिवर है, लेम जो जगह है ये भी इसी पे प्रेजेंट है। रूस जगह ये भी यहीं पे प्रेजेंट है। ये कौन सी, डेन्यूबे। तो ये यहाँ पे कौन सी आ जाती है, यूक्रेन आ जाता है। तो यहाँ पे यूक्रेन में भी ये प्रेजेंट है। तो ये बहुत सारी सिटीज हैं जहाँ पे ये जो रिवर है ये प्रेजेंट है। तो आपने देख लिया कि कौन कौन सी रिवर में ये प्रेजेंट है, ठीक है। सॉरी, ये रिवर जो है कौन कौन सी कंट्रीज में प्रेजेंट है, और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज जो है वो इसके ऊपर पाई जाती हैं, ठीक है। और एक और डेन्यूबे रिवर के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था कि मतलब न्यूज में आया था कि इसमें स्टर्जन की स्पीसीज पाई जाती हैं। किसकी स्पीसीज पाई जाती हैं इसमें, स्टर्जन की स्पीसीज पाई जाती हैं। STURGEON एक लिविंग फॉसिल है डेन्यूबे रिवर में, उसकी 6 स्पीसीज पाई जाती हैं, जिसमें से जो 5 है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और उनका साइट्स में जो स्टेटस है वो क्या है, अपेंडिक्स 2 में वो आती हैं, ठीक है। ये कुछ स्टर्जियन लिविंग फॉसिल के बारे में था। अगर आपको कभी आ जाए स्टर्जियन क्या है, तो ये एक लिविंग फॉसिल है, ठीक है। मेनली डेन्यूबे रिवर में ये पाई गई थी। 5 इसमें से क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इंपॉर्टेंट सिटीज मैंने बता दी कि इस पे कौन सी है, और सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है ये वर्ल्ड की। तो फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है वर्ल्ड की, याद रखना, वो कौन सी है, वोल्गा रिवर जो है वो वर्ल्ड की सबसे फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, हमारा डेन्यूबे रिवर के बारे में हो गया कंप्लीट, ठीक है। ये किसके बारे में होगा, हमारा डेन्यूबे रिवर के बारे में। तो ये कहाँ पे गिरती है, ब्लैक सी में गिरती है, और जितनी भी इंपॉर्टेंट सिटीज थी वो हमने इसके बारे में देख ली है। इसके बाद आती है हमारी कौन सी, फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर कौन सी, वोल्गा रिवर। तो याद रखना ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, वल्दाई हिल से ये ओरिजिनेट होती है। कहाँ से होती है, वल्दाई हिल से ये ओरिजिनेट होती है। ये कहाँ पे, रशिया में है। ये लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप में। सेकंड लॉन्गेस्ट डेन्यूबे, फर्स्ट लॉन्गेस्ट कौन सी है, वल्दाई हिल से जो ओरिजिनेट होती है, वोल्गा रिवर, ठीक है। और ये कहाँ पे गिरती है, मेन इंपॉर्टेंट चीज, ये कहाँ पे गिरती है, कैस्पियन सी में गिरती है। जैसे ये कहाँ पे गिरती थी, ब्लैक सी में गिरती थी, ये कैस्पियन सी में गिरती है। उसके अलावा इसकी 2 ट्रिब्यूटरीज हैं जिनका नाम है, एक का नाम है करना, और एक का नाम है उक्का, ठीक है। एक का नाम है करना, एक का नाम है उक्का। ये वोल्गा की क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं। और एक इंपॉर्टेंट रिवर जो इसके ड्रेनेज बेसिन में पाई जाती है वो कौन सी है, इंपॉर्टेंट सिटी, सॉरी वो कौन सी है, वो है मॉस्को। कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट सिटी है जो इसके उस पे बेसिन में पाई जाती है, ड्रेनेज बेसिन में, वो कौन सी है, मॉस्को सिटी है, ठीक है। तो ये हमारा किसके बारे में हो गया, वोल्गा के बारे में। तो ये देखो ये कौन सी हमारी रिवर है, ये है हमारी वोल्गा रिवर। ये कौन सी हमारी वोल्गा रिवर है, और यहाँ पे कौन सी हिल्स हैं जो मैंने अभी बताई थी आपको, कौन सी हिल्स हैं, यहाँ पे वल्दाई हिल्स। कौन सी हिल्स हैं, यहाँ पे वल्दाई हिल्स हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे कौन सी हिल्स हैं, वल्दाई हिल्स, ठीक है, जहाँ से ये ओरिजिनेट होते हैं। कहाँ पे, वल्दाई हिल्स। और केवल रशिया से ये पास होती है, ठीक है, केवल रशिया से पास होती है। और यहाँ पे कौन सा रिजर्वायर है, रायबिंस्क रिजर्वायर, ठीक है, रायबिंस्क रिजर्वायर है यहाँ पे। और ये कहाँ पे गिरती है, ये यहाँ पे कैस्पियन सी, यहाँ पे ये जाके गिरती है। यहाँ पे कौन सा आता है, ब्लैक सी सराउंडेड कंट्रीज मैंने लास्ट मैप में बता दी थी आपको, ठीक है, कि कौन कौन सी कंट्रीज सराउंड करती हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट, हाँ ये मैंने बता दिया था आपको। वैसे भी ब्लैक सी से जो है 6 कंट्रीज जो है सराउंड करती हैं। उन 6 कंट्रीज में कौन कौन सी आती हैं, सबसे पहले देखो यहाँ पे ये होगी, सबसे पहले तो होगी हमारी रशिया, ठीक है, इधर होगी हमारी यूक्रेन, ठीक है। उसके
बाद होगी हमारी रोमानिया, ठीक है, यहाँ पे होगी हमारी बुल्गारिया, उसके बाद नीचे होगी हमारी टर्की, ठीक है, और इधर होगी हमारी जॉर्जिया, ठीक है। तो ये 6 कंट्रीज हैं जो किसको बाउंड करती हैं, ये हमारे ब्लैक सी को बाउंड करती हैं। उसके बाद आता है हमारा कैस्पियन सी। कैस्पियन सी से इसका मतलब वोल्गा रिवर गिरती है और रशिया से आती है, केवल रशिया में बहती है, तो रशिया सराउंड करता है कैस्पियन सी को, कजाकिस्तान सराउंड करता है, तुर्कमेनिस्तान सराउंड करता है, उसके बाद ईरान सराउंड करता है, और उसके बाद अजरबैजान वो करता है क्या, बाउंड करता है। तो ये 5 कंट्रीज हैं जो कैस्पियन सी को सराउंड करती हैं, रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान। ये 5 कंट्रीज हैं जो कैस्पियन सी को सराउंड करती हैं, और 6 कंट्रीज हैं जो ब्लैक सी को सराउंड करती है। कौन सी? जॉर्जिया, रशिया, टर्की, रोमानिया, बुल्गारिया, ठीक है, और ये यूक्रेन। तो ये 6 कंट्रीज हैं जो ब्लैक सी को सराउंड करती हैं। जो वोल्गा रिवर वो कहाँ पे गिरती है, याद रखना, वोल्गा रिवर कहाँ पे गिरती है, कैस्पियन सी में गिरती है। और जो हमारी डेन्यूबे रिवर थी वो कहाँ पे गिरती थी, ब्लैक सी में गिरती थी, अभी मैंने देखा। और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज जो थी वो डेन्यूबे रिवर पे थी, वो भी हम क्या कर चुके हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आगे। देखो हमने 2 रिवर्स कर ली, वोल्गा रिवर कर ली, हमने डेन्यूबे रिवर कर ली। उसके बाद आ जाती है हमारी कौन सी रिवर, राइन रिवर के बारे में देख लेते हैं कि ये राइन रिवर कैसी है, ठीक है। ये राइन रिवर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखो, जो राइन रिवर है सबसे पहले वो ओरिजिनेट कहाँ से होती है, स्विट्जरलैंड से वो ओरिजिनेट होती है। ये कहाँ है, उसका ओरिजिन प्लेस है। राइन रिवर कहाँ से है, ये ओरिजिनेट होती है स्विस एल्प्स से। यहाँ कौन से माउंटेन से, स्विस एल्प्स माउंटेन से। यहाँ पे कौन से, यहाँ पे स्विस एल्प्स माउंटेन, और ये यहाँ से क्या करती है, ओरिजिनेट करती है, स्विट्जरलैंड से ओरिजिनेट करती है सबसे पहले, और 6 कंट्रीज से करती है, मतलब फ्लो करती है। सबसे पहले स्विट्जरलैंड हो गया, उसके बाद हो गया हमारा फ्रांस, ये इधर से आई, फिर हो गया हमारा जर्मनी, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया हमारा फ्रांस, उसके बाद हो गया हमारा जर्मनी, और फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, उसके बाद हो गया हमारा क्या, नीदरलैंड। और उसके बाद अगर हम देखें कि ये जो है 2 कंट्री से और जाती है, ऑस्ट्रिया और लिechtenstein, ठीक है, ऑस्ट्रिया और लिechtenstein, उनसे 2 कंट्रीज से भी। और ये देखो यहाँ पे, तो ये छोटी छोटी जो कंट्रीज हैं यहाँ से भी ये जाती है, ठीक है। तो ये 6 कंट्रीज से वो मतलब निकलती है। इसके बाद ये कहाँ पे जाती है, ये इसका जो फ्लो है ये साउथ से नॉर्थ की तरफ है, साउथ से क्या है, नॉर्थ की तरफ है, और ये यहाँ नॉर्थ सी में जाके गिरती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहाँ पे जाके गिरती है, नॉर्थ सी में जाके गिरती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे जाके गिरती है, नॉर्थ सी में जाके गिरती है। तो ये हमारी क्या होगी, राइन रिवर, ठीक है। और याद रखना, डेन्यूबे के बाद अगर कोई लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप में तो वो कौन सी है, ये राइन रिवर ही है, ठीक है। ये राइन रिवर ही है, ये साउथ से नॉर्थ फ्लो करती है, और उसके बाद ये कहाँ पे गिरती है, नॉर्थ सी में गिरती है। और वहाँ पे एक जगह है, क्या है, वहाँ पे कौन सी जगह है, एक इंपॉर्टेंट जगह का नाम है रोटरडैम, ठीक है। रोटरडैम से निकलती है, यहीं पे कोई एक जगह है जिसका नाम, वहाँ पे क्या है, रोटरडैम, ठीक है। रोटरडैम भी सिटी है जहाँ पे ये जाके गिरती है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज जो इसके उस पर पाई जाती हैं, जो इसके मतलब बैंक पे पाई जाती हैं, जैसे कि बोन जो जगह है वो कहाँ पे पाई जाती है, इसी के बैंक पे पाई जाती है, ठीक है, बोन रिवर। उसके बाद अगर बात करें और कौन सी है, जैसे कि बेसल स्विट्जरलैंड में, वो भी इसी रिवर के ऊपर पाई जाती है। बेसल, बोन, हमने बता दिया रोटरडैम, वो भी यहीं पे पाई जाती है, रोटरडैम, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कोलोगनी एक सिटी है, वो भी इसी के बैंक पे पाई जाती है, कोलोगनी, ठीक है। कौन सी है, कोलोगनी सिटी भी इसी के बैंक पे पाई जाती है। डसलडॉर्फ भी इसी के जो है बैंक पे मेनली जो है सिटी वो पाई जाती है। स्ट्रॉसबर्ग सिटी जो है वो इसी के बैंक पे पाई जाती है, ठीक है। स्ट्रॉसबर्ग सिटी इसी के बैंक पे पाई जाती है। तो ऐसे बहुत सारी जो सिटीज हैं वो इसके बैंक पे पाई जाती हैं, किस रिवर के, राइन बैंक के उस पर पाई जाती हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बेसल, स्ट्रॉसबर्ग, बॉन, डुइसबर्ग, कोलोगनी, ये सारी जो सिटीज हैं ये इसके रिवर पे मतलब इसके बैंक पे पाई जाती हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, राइन रिवर। ये कौन सी हमारी राइन रिवर के बारे में हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। और फिर जो था हमारे लास्ट में दे रखी है हमारी कौन सी रिवर, थेम्स रिवर। कौन सी दे रखी है, थेम्स रिवर। और ये कहाँ से पास होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहाँ से पास होती है, ओनली इंग्लैंड से पास होती है थेम्स रिवर। और कहाँ पे जाके गिरती है, इधर गिरती है, डेल्टा बनाती है। और ये कौन सा, नॉर्थ सी है। ये कौन सा सी है, नॉर्थ सी है। ये नॉर्थ सी में जाके गिरती है, ठीक है। इसको थेम्स रिवर का दूसरा नाम क्या है, आईएस रिवर भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इंग्लैंड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। और कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज जो इसके बैंक पे पाई जाती हैं, इसके बैंक पे पाई जाने वाली इंपॉर्टेंट सिटी जैसे कि लंदन, वो इसके बैंक पे पाई जाती है। और इसके बाद अगर हम बात करें ऑक्सफोर्ड भी थेम्स रिवर के बैंक पे पाई जाती है। और विंडसोर, ये 3 सिटीज जो हैं इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जो लंदन में थेम्स रिवर के ऊपर पाई जाती हैं, ठीक है। और ये कहाँ से राइज करती है, कोट्सवोल्ड हिल्स से। यहाँ पे कौन सी हिल्स होती हैं, याद रखना, कोट्सवोल्ड हिल्स, ठीक है। कोट्सवोल्ड हिल्स जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बस केवल मैं वही करवा रही हूँ इन चीजों में, ठीक है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और कहाँ पे फ्लो करती है, नॉर्थ सी में फ्लो करती है, नॉर्थ सी में। और यहाँ पे कौन सी रिवर फ्लो कर रही थी, बताना मेरे को। यहाँ पे राइन रिवर निकल रही थी। यहाँ पे कौन सी रिवर निकल रही थी, राइन रिवर निकल रही थी नॉर्थ सी में, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये होगी हमारी क्या, थेम्स। तो अभी देखो इसके आसपास की चीजें देख लो कि जब इंग्लैंड है तो इसके मतलब अगर हम इसकी बात करें, नॉर्थ सी है, नीचे क्या है उसके, इंग्लिश चैनल आता है। फ्रांस और इसके बीच में, इंग्लैंड के बीच में क्या आता है, ये इंग्लिश चैनल आता है। उसके बाद इधर कौन सा है, सेल्टिक सी है। कौन सा यहाँ पे कौन सा सी है, सेल्टिक सी है। उसकी साइड में कौन सा, वेस्ट में इरिस सी है, नॉर्थ सी इरिस सी, ठीक है। आइलैंड ऑफ मान कहाँ पे है, ये भी आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे, इंग्लैंड के आसपास है, ठीक है। आयरलैंड कहाँ पे है, स्कॉटलैंड कहाँ पे है, आयरलैंड कहाँ पे है, ठीक है। सेल्टिक सी कहाँ पे है, इंग्लिश चैनल कहाँ पे है, नॉर्थ सी कहाँ पे है, थेम्स रिवर कहाँ पे है, ठीक है। और ये कहाँ पे गिरती है, ये राइन रिवर कहाँ पे गिरती है, ये सारी चीजें आपकी क्या हो गई हैं, कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको एक चीज और बताऊंगी, वो देखो,
ये जो है ये हमारा किसका मैप है, नॉर्थ सी का मैप है। अभी हमने यहाँ पे कौन सी देखी थी, 2 सिटीज देखी, थेम्स रिवर पे देखी थी कि लंदन सिटी थेम्स रिवर पे प्रेजेंट है। फिर उसके साइड में हमने देखा था कि यहाँ पे कौन सा है, इरिस सी है, और यहाँ पे सेल्टिक सी है, और यहाँ पे कौन सा देखा था, नॉर्थ सी। अब नॉर्थ सी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नॉर्थ सी में 2 रिवर गिरी थी, कौन सी, राइन रिवर और थेम्स रिवर, ठीक है। उसके बाद हम नॉर्थ सी से सराउंडिंग कंट्रीज देख लेते हैं कि कौन कौन सी जो कंट्रीज हैं वो सराउंड करती हैं किसको, नॉर्थ सी को। कौन कौन सी कंट्री है, सबसे पहले नॉर्वे, ठीक है, वहीं पे उसकी कैपिटल क्या, ओस्लो। फिर स्वीडन, ठीक है, स्वीडन, डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क, और ये कौन सी है, यहाँ पे जर्मनी भी आ जाती है, जर्मनी का भी यहाँ पे बॉर्डर आ जाता है, नीदरलैंड भी यहाँ पे आ जाता है, बेल्जियम भी यहाँ पे आ जाता है, और फ्रांस भी यहाँ पे आ जाता है, और यूके भी यहाँ पे आ जाता है। तो ये सारी कंट्रीज जो किसको सराउंड करती है, नॉर्थ सी को सराउंड करती है। इंग्लैंड, ठीक है, उसके बाद ये स्कॉटलैंड की बात करो, स्कॉटलैंड भी है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, ये सारी कंट्रीज किसको सराउंड करती है, नॉर्थ सी को सराउंड करती है। ये आपने देख लिया। उसके बाद यहाँ पे कौन सी स्टेट है, नॉर्थ सी, और जब हम इंग्लिश चैनल की तरफ जाते हैं तो कौन सी स्टेट आती है, डोवर स्टेट। कौन सी आती है, डोवर स्टेट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी स्टेट आती है, डोवर स्टेट आती है। फिर ये जो नीदरलैंड और जो जर्मनी है उसके आसपास कौन से आइलैंड पाए जाते हैं, फ्रीशियन आइलैंड, फ्रीजियन आइलैंड। कौन से आइलैंड पाए जाते हैं, फ्रीजियन आइलैंड पाए जाते हैं। यहाँ पे कौन से आइलैंड है, फ्रीजियन आइलैंड। और जब हम स्वीडन की तरफ इस तरफ जाते हैं डेनमार्क से ऊपर, तो ये यहाँ पे कौन सी स्टेट पाई जाती है, स्कागेरेक स्टेट। कौन सी है, स्कागेरेक स्टेट। और यहाँ पे एक बे पाई जाती है, वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, कैटेगाट बे। क्या बोलते हैं, कैटेगाट बे और स्कागेरेक स्टेट, ये 2 स्टेट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा आ जाता है, बाल्टिक सी आ जाता है, ठीक है, बाल्टिक सी आ जाता है। इधर पे कौन सा आ जाता है, बाल्टिक सी आ जाता है। उसके बाद अगर बात करें कुछ आइलैंड्स है यहाँ पे, जैसे कि ओर्कने आइलैंड्स यूके के हैं, शेटलैंड आइलैंड किसके हैं, यूके के हैं, तो ये आइलैंड्स भी आ जाते हैं यहाँ पे, ओर्कने आइलैंड, शेटलैंड आइलैंड। फेरो आइलैंड डेनमार्क के, और ये कहाँ पे, अटलांटिक ओशन में। ध्यान रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि अटलांटिक ओशन में फेरो आइलैंड्स, और वो किसके हैं, किस कंट्री के हैं, डेनमार्क के हैं। उसके ऊपर कौन सा सी आता है, याद रखना, नॉर्वेजियन सी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नॉर्वे है, तो इसको क्या बोला जाता है, नॉर्वेजियन सी। तो ये सारी चीजें किसके बारे में होगी, हमारी नॉर्थ सी के बारे में होगी कि नॉर्थ सी से सराउंडिंग कंट्रीज कौन सी हैं, सबसे पहले उसमें इंपॉर्टेंट आइलैंड्स कौन कौन से हैं, ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट आइलैंड, और वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है, वहाँ पे स्ट्रेट कौन कौन से, आइलैंड कौन कौन से हैं, और मेन ये सराउंडिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं। ये सारी चीजें होगी हमारी कंप्लीट। और कौन कौन सी रिवर नॉर्थ सी में गिरती है, अभी बताया थेम्स रिवर और राइन रिवर 2 हमने पढ़ ली है। तो हमारा नॉर्थ सी के बारे में भी जो है वो टोटल कंप्लीट हो जाता है। आज के बाद जो आपके ये जो क्वेश्चन है इनके बारे में जो 4-5 चीजें आई है, इनके बारे में आपकी कभी भी गलत नहीं होनी चाहिए। तो हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है ये हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं किस पे, अपने क्वेश्चन नंबर। देखो हमने थेम्स के बारे में पढ़ लिया, वोल्गा के बारे में पढ़ लिया, डेनुबे के बारे में पढ़ लिया, राइन के बारे में पढ़ गया, हमारी सारी चीजें हो जाती है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्या बोलता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बताना है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बताना है। सबसे पहले ग्रोथ इज क्वालिटेटिव फिनोमिना। सबसे पहले ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव फिनोमिना है। क्या है, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी में मापी जाती है ग्रोथ, 1 2 3 4 ऐसे। क्वालिटी, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो क्या है, क्वालिटी। क्वालिटी में आपकी एजुकेशन कितनी है, यहाँ पे की ग्रोथ कितनी है, ठीक है, तो उसको मापा जाता है डेवलपमेंट में। तो डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव फिनोमिना है और ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव फिनोमिना। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है, पॉजिटिव ग्रोथ ऑलवेज लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। क्या ऐसा है कि हमेशा जब पॉजिटिव ग्रोथ होगी, जब जीडीपी बढ़ेगी तो डेवलपमेंट होगा सोसाइटी का, ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो हमेशा नहीं है, जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका तभी ना उसमें डेवलपमेंट आएगी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इनइक्वालिटी बढ़ती है, जब ग्रोथ बढ़ती है तो समटाइम इनइक्वालिटीज भी बढ़ती है, डेवलपमेंट सोसाइटी में समटाइम्स नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आंसर हमारा क्या आ गया, डी, क्योंकि हमसे क्या पूछा था, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी, और करेक्ट तो इसमें एक भी नहीं है, तो आंसर आ गया डी। अब आ जाते हैं किस पे, हम क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है, टू रिसेंटली टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन पल्स प्रोडक्शन। पल्स प्रोडक्शन में हमें सेल्फ सफिशिएंसी लानी है, तो यूनियन गवर्नमेंट ने एक स्ट्रेटजी लाई है, स्ट्रेटजी फॉर खरीफ 2021, ठीक है, खरीफ क्रॉप जो भी होते हैं उनके लिए। तो हमें पल्सेस के बारे में बताना है उसमें। फर्स्ट इन द लास्ट डिकेड द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस हैज इंक्रीज्ड अबाउट 50% इन इंडिया। तो याद रखना कि लास्ट डिकेड में जो पल्सेस का प्रोडक्शन है वो ओनली कितना बढ़ा है, 25% बढ़ा है, ना कि 50%, ठीक है, 25% बढ़ा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है, पल्सेस constitute the second largest sown area within खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप में सेकंड लार्जेस्ट जो सोन एरिया है वो किसका होता है, वो पल्सेस का ही होता है। ये स्टेटमेंट क्या है, हमारी करेक्ट है। ये स्टेटमेंट क्या हमारी करेक्ट है कि पल्सेस का सेकंड लार्जेस्ट सोन एरिया होता है, और सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा किसका होता है, पैडी का होता है। सबसे ज्यादा किसका होता है, पैडी का होता है। उसके बाद मतलब खरीफ क्रॉप की बात करें तो वो किसका होता है, पल्सेस का होता है, ठीक है। कितना हुआ है वो हमने बता दिया। और सोइंग एरिया जो खरीफ क्रॉप का ना, वैसे भी लास्ट ईयर से जो है वो हमारा क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और ग्रोस क्रॉप एरिया अगर हम ऑयल सीड्स की बात करें तो वो कितना है, अगर हम इसी में ऑयल सीड्स की बात कर लें तो उसका एरिया कितना है, 13% है, उसका एरिया कितना है। और ये जो स्ट्रेटेजी लाएगी ना खरीफ क्रॉप से, पल्सेस के लिए भी लाएगी, ऑयल सीड्स के लिए भी लाएगी, ठीक है। इसमें देखो मेन चीज है, ये जो स्ट्रेटेजी लाएगी ये कौन सी मिनिस्ट्री लाई है, आप सभी को पता है कौन सी मिनिस्ट्री लाई होगी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। सेल्फ सफिशिएंसी लाने के लिए किसमें, पल्सेस में भी, ऑयल सीड्स में भी। ऑयल सीड्स को अगर हम बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, येलो रिवोल्यूशन। क्या बोला जाता है, येलो रिवोल्यूशन। अगर और चीज देखें इसमें, इस स्कीम में क्या किया जाएगा, स्ट्रेटेजी में क्या किया जाएगा, इसमें क्या जाएगा कि जितने भी हाई इल्डिंग सीड्स हैं, हाई इल्डिंग वैरायटी सीड्स हैं, जो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट फार्मर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ताकि पल्सेस और जो ऑयल सीड्स हैं उनके अंडर का जो एरिया है, एरिया अंडर कल्टीवेशन, वो बढ़ सके, ताकि वो जो क्रॉप्स हैं वो इंटरक्रॉपिंग के थ्रू या फिर सोल क्रॉप वो लगा लें फार्मर्स। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, हाई इल्डिंग सीड्स
जो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, पल्सेज, ऑयल सीड्स जैसे ग्राउंड नट है, उसकी सारी चीज़ें क्या की जाएंगी, डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। और जैसे कि ऑयल सीड्स हैं उसके लिए तो और भी बहुत सारी स्कीम चल रही हैं। ऑयल सीड्स के तो और भी बहुत सारी स्कीम चल रही हैं, जैसे कि नेशनल मिशन फॉर ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम, कुछ ऐसा मिशन चल रहा है। ठीक है, उसके बाद ये जो नेशनल मिशन फॉर ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम जो है ये कौन सी है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, ये कब लॉन्च की गई थी, 2014-15 में इसको लॉन्च किया गया था। ये मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी इसमें यूज़ की जाएगी, मतलब उनको उसको मतलब अवेयरनेस या बहुत सारी चीज़ें उसमें यूज़ की जाएंगी उसको करेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होगी, तो इसका आंसर क्या आ गया, बी। मेन थी स्ट्रेटजी के बारे में, मेनली पल्सेज होगी, ग्राउंड नट होगी, मतलब मेन चीज़ क्या होगी, ऑयल सीड्स होगी। इनको इनका प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, सेल्फ सफिशिएंसी लाने के लिए स्ट्रेटजी लाई गई है। तो क्वेश्चन नंबर 28 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 क्या बोलता है, बॉक्साइट के बारे में हमें बताना है। सबसे पहले बॉक्साइट इज नॉन फेरस मेटालिक मिनरल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम। सबसे पहले जो बॉक्साइट है ना, वो उसने बोला कि नॉन फेरस मेटालिक मिनरल है जो एल्यूमिनियम के बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये बताना चाहिए कि बॉक्साइट होता क्या है, Al2O3। अगर जिन्होंने साइंस पढ़ी उनको पता होगा। तो ये क्या है, इसमें फेरस नहीं है, बिल्कुल सही है, इसमें आयरन तो नहीं है, और एल्यूमिनियम बनाने में यूज होगा, बिल्कुल। अगर ये सारी इंप्योरिटीज हटा दी जाए तो क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम बन जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या होगी, बिल्कुल करेक्ट होगी। सेकंड है, इट इज फाउंड एक्सटेंसिवली इन तराई रीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन के जो तराई रीजन में मेनली पाया जाता है, ये बोले कि तराई रीजन में मेनली पाया जाता है। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि तराई रीजन में पाया जाता, नहीं तो सारे जो नॉर्दर्न प्लेनों को उसको उखाड़ फेंकते इसको निकालने के लिए? ऐसा तो नहीं है कि नहीं, ये मेनली तराई रीजन में नहीं पाया जाता, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, ये मेनली तराई रीजन में नहीं पाया जाता। ये इसका जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेनली ये प्लेट्यू रीजन में पाया जाता है, मतलब पेनिनसुलर प्लेट्यू या फिर जो कोस्टल ट्रैक्ट है ना, मेनली ये वहां पे पाया जाता है। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू या फिर जो कोस्टल ट्रैक्ट है मेनली वहां पाया जाता है। और इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात करें बॉक्साइट की, तो कौन सा स्टेट सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, उड़ीसा। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इसको। उड़ीसा जो लार्जेस्ट स्टेट है, जहाँ पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जहाँ पे बॉक्साइट प्रोड्यूस किया जाता है। उसमें भी दो डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट, एक तो कालाहांडी, ठीक है, एक तो कालाहांडी और एक है संबलपुर। एक कौन सा, संबलपुर। ये इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अगर उड़ीसा की बात करें तो उसके बाद आता है हमारा गुजरात, और उसके बाद आता है हमारा झारखंड, जो बॉक्साइट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और मेनली जो 80% बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम को प्रोड्यूस करने के लिए ही यूज होता है मेनली। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और इंडिया जो है, इंडिया में एल्यूमिनियम होता है, लेकिन हम उसका एक्सपोर्ट काफ़ी कम करते हैं, क्योंकि इंडिया में डोमेस्टिक कंजप्शन ही काफ़ी ज़्यादा है हमारे एल्यूमिनियम की। ठीक है, और अगर हम लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्लांट की बात करें तो वो यूपी के कहाँ पे, रेणुकूट में। ठीक है, रेणुकूट में लार्जेस्ट एल्यूमिनियम का प्लांट है इंडिया में, इसको क्या बोलते हैं, हिंडल्को। ठीक है, हिंडल्को। और एक चीज़ आपको जाके देखनी है, एनसीईआरटी में जो भी बॉक्साइट के नीचे या फिर एल्यूमिनियम की जो भी इंडस्ट्रीज दे रखी है, रिफाइनरीज दे रखी हैं, वो सारी आपको जाके देखनी है। ठीक है, वो सारी आपको जाके देखनी है कि कैसे बेयर प्रोसेस के थ्रू उसको निकाला जाता है रिफाइनरीज से, कैसे मतलब एक इसमें हाल हेरोल्ड प्रोसेस होती है, कैसे उसको यूज किया जाता है इनको रिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो बेयर प्रोसेस, हाल हेरोल्ड प्रोसेस किस मेटल से रिलेटेड है, तो एल्यूमिनियम से रिलेटेड है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए किसके बारे में, बॉक्साइट के बारे में। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है वो हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 हमें क्या बोलता है, इसका आंसर क्या होगा फिर हमारा, इसका आंसर हो गया ए, क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी। आंसर क्या हो गया, ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। 30 क्या बोलता है, व्हाइट फ्लाइज आर इन्वेजिव प्लांट स्पीसीज विच आर रिसेंटली सीन इन न्यूज। तो हमें बताना है कौन सी है। फर्स्ट, दे आर नेटिव टू कैरेबियन आइलैंड एंड सेंट्रल अमेरिका एंड नॉट फाउंड इन इंडिया। देखो, सबसे पहले ये कैरेबियन और सेंट्रल अमेरिकन जो आइलैंड है वहाँ पे पाई तो जाती है, लेकिन ये इंडिया में भी पाई जाती है। एक चीज़ ध्यान रखना है, कहाँ पे पाई जाती हैं, ये इंडिया में भी पाई जाती हैं। ऐसा है कि इंडिया में नहीं पाई जाती, इंडिया में भी लगभग पाई जाती हैं ये। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। ठीक है, सेकंड है, दे फीड ओनली ऑन कॉटन क्रॉप। केवल और केवल ये कॉटन क्रॉप पे ही फीड करती है, ये बोला गया है। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि केवल और केवल कॉटन क्रॉप पे फीड करती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी हमारी, रॉन्ग होगी। तो फर्स्ट भी रॉन्ग होगी, सेकंड भी रॉन्ग होगी, तो आंसर क्या आ गया, डी, क्योंकि क्या पूछा था, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी। दूसरी चीज इसमें बोल रखा है कि इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। ठीक है, एक चीज आती है इन्वेजिव एलियन स्पीसीज के बारे में, कि जो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज को आयुषी ने क्या बोला कि ऐसे स्पीसीज जो एक्सीडेंटली इंट्रोड्यूस हो जाती हैं, या फिर इंटेंशनली भी आप बोल सकते हो, किसी बाहरी एटमॉस्फेयर से हमारे डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर में जब वो आ जाती हैं और वो प्रॉब्लम कॉज करने लग जाती है, उसको बोलते हैं इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। ठीक है, इसका मतलब आप कह सकते हो कि जो भी एलियन स्पीसीज होती है वो इन्वेजिव, सारी एलियन स्पीसीज इन्वेजिव नहीं होती, लेकिन जितनी भी इन्वेजिव स्पीसीज होती हैं वो क्या होती हैं, एलियन स्पीसीज होती हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद इंडिया में भी मतलब बहुत सारी इन्वेजिव स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया गया, लगभग 169 स्पीसीज को इंडिया में इन्वेजिव स्पीसीज आइडेंटिफाई किया गया है। और वो किसने किया, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ने। किसने किया, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ने दिया है। लेकिन इंडिया में इन्वेजिव एलियन स्पीसीज के लिए कोई स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं बना है। ठीक है, तो इसी एक्ट के अकॉर्डिंग जो है, सो इंडिया ने जो IHG टारगेट 4 है,
IHG टारगेट जो 2010 से 20 तक के अपनाए गए थे, उसमें जो IHG टारगेट 4 था कि हमें इन्वेजिव एलियन स्पीसीज को आइडेंटिफाई करना है, उनके पाथवे को देखना है कि वो कहाँ से आते जाते हैं, और फिर एक स्ट्रेटजी बनानी है उनको मैनेज करने के लिए। तो ये थी IHG टारगेट 4, हमने वो अडॉप्ट कर रखा है। वैसे इंडिया में कोई स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं है इन्वेजिव स्पीसीज को ट्रीट करने के लिए, मेनली क्या डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी लेजिस्लेशन से इनको रेगुलेट किया जाता है। अगर हम अब नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की बात करें, जैसे ये बनी कब है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी 2003 में बनी है। मेन जो अपनी काम की बात पे आ जाते हैं, कौन से एक्ट के अंडर बनी है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग ये बनी है। ठीक है, मेनली किसके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए बनी है, याद रखना UNCBD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर बायोडाइवर्सिटी को इंडिया ने अडॉप्ट किया था। ठीक है, ये कब बना था, 1992 में बना था। उसके ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए इंडिया में बायोडाइवर्सिटी एक्ट लाया गया 2002 में। फिर उसके अंडर नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनाई गई 2003 में। इसका मतलब ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्या ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, याद रखना है इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, चेन्नई में है। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर्स चेन्नई में, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और जिसके मेंबर्स उनको कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। देखो, बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंडर एक तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनी है, एक स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी भी बनी है, और याद रखना एक और चीज बनी है जिसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। लोकल लेवल पे क्या बनी है, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। तो ये है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी और बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। ये 3 चीजें बनी है किसके अंडर, बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंडर। उसके बाद अगर बात करें, जो स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है और जो ये बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी है, ये एक चीज जो है जो मिलके कंसल्टेशन से बनाते हैं, जिसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, उनको अपनाते हैं। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट किसका अप्रूवल मिलने से बनती है, रखना स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी और बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी के कंसल्टेशन से बनती है बायो हेरिटेज साइट। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारी प्री के लिए जरूरी थी वो मैंने बता दी आपको, और बिना बात की चीजें जो है इसमें, तो इसका आंसर क्या हो गया, डी। ठीक है, आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्या बोलता है, मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करनी है एशियन कॉन्टिनेंट में। सबसे पहले यदि कॉन्टिनेंट प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टिन, वर्ल्ड का हाफ से ज्यादा जो टिन है वो याद रखना वो कौन प्रोड्यूस करता है, इसमें बोला है वो एशिया प्रोड्यूस करता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हमारी करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि प्रोड्यूस करता है। सेकंड है कि कालगुरली एंड कूलगार्डी एरियाज जो है एशिया में, वो लार्जेस्ट डिपॉजिट है गोल्ड के। देखो, कालगुरली और ये आप गोल्ड के डिपॉजिट्स तो हैं, लेकिन ये एशिया में नहीं है, याद रखना। ये कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। ये जगह कहाँ पे है, दोनों ऑस्ट्रेलिया में है। ये वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में जगह पाई जाती है, यहाँ पे डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। और अगर देखो उड़ीसा, हमने अभी क्या बताया था थोड़ी देर पहले, बॉक्साइट का इंडिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था उड़ीसा। तो याद रखना जो ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया वो बॉक्साइट का वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। ठीक है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर वर्ल्ड में कौन है, वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 नोट करेक्ट बतानी है, नोट करेक्ट तो वो है बी है। ठीक है, तो आंसर आ गया बी। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोलती है, हमें डेजर्ट इनहेबिटेंट्स के बारे में बताना है कि डेजर्ट में कौन कौन सी जो ट्राइब्स हैं वो रहती हैं। सबसे पहले है ओरांग असली, बुशमैन, बिंडीडू, किक्यू जो भी हैं ये। ठीक है, सबसे पहले है ओरांग असली। देखो याद रखना, ये ओरांग असली जो है ना, मेनली मलेशिया के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स को भी बोला जाता है। मलेशिया के जो पहले ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे उनको बोला जाता था। और मेनली ये 3 टाइप के होते थे, एक तो निग्रिटो, एक सिनोई सॉरी, और एक है प्रोटोमेले। तो ये 3 टाइप के थे जो मलेशिया के इनहेबिटेंट्स को बोला जाता था। ये डेजर्ट इनहेबिटेंट्स नहीं है ओरांग असली, मेनली कहाँ पे पाए जाते हैं, मलेशिया में पाए जाते हैं। तो ये सबसे पहले हमारी 2 स्टेटमेंट कट होगी। इसका मतलब सेकंड सही है, इसका मतलब सेकंड सही है। बुशमैन पाए जाते हैं, और बुशमैन मेनली नोमैडिक हंटर होते हैं। मेनली कहाँ पे पाए जाते हैं, कालाहारी डेजर्ट में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, कालाहारी डेजर्ट में पाए जाते हैं। और ये कालाहारी डेजर्ट कहाँ पे पाया जाता है, याद रखना अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, साउदर्न अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। ठीक है, कौन कौन सी कंट्री से पास होता है ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे। वैसे 3 कंट्रीज से पास होता है, एक तो साउथ अफ्रीका, एक है नामीबिया, और एक तीसरी कंट्री है उसका मेरे को नाम बताना। ठीक है, फिर है बिंदीबू। बिंदीबू जो है ये जो ट्राइब है, ये क्या है, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट इनहेबिटेंट्स है। ये कहाँ पे पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, और डेजर्ट में ही रहती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। और फिर है किकिकू, ये जो किकिकू है ये कहाँ पे पाया जाता है, ये बंतू कम्युनिटी के अराउंड पाया जाता है, मतलब माउंट केन्या के आसपास पाई जाती है ये, लेकिन ये डेजर्ट इनहेबिटेंट नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट 4 रॉन्ग होगी। अगर 4 रॉन्ग होगी तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया बी। ठीक है, तो ये डेजर्ट नहीं है, माउंट केन्या के पास पाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट होगी करेक्ट, सारी होगी हमारी। और ये जो किकिक्यू है इसको दूसरा नाम है एगीक्यूयू भी इनको बोला जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्या बोलता है, कौन सी जो ट्राइब्स हैं वो ट्रांस ह्यूमन प्रैक्टिस करते हैं। ट्रांस ह्यूमन मतलब अगर गर्मी है तो गर्मियों में क्या करेंगी, वो प्लेन एरिया से पहाड़ों में चली जाएंगी, और जब सर्दियाँ आएंगी तो पहाड़ों से वापस आ जाएंगी। तो ऐसी कौन कौन सी जो कम्युनिटीज़ हैं, एनसीईआरटी में बता रखा है, बकरवाल, गद्दीस, भोटिया, तीनों ही हैं। और उसके बाद गुज्जर भी इसमें आते हैं, गुज्जर्स।
ठीक है, गुज्जर्स भी इसमें आते हैं, वो भी क्या करते हैं, यही काम करते हैं, ट्रांस ह्यूमन का काम करते हैं। ठीक है, तो ये होती है ट्रांस ह्यूमन एक्टिविटीज। तो आंसर आ गया डी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलता है, माइग्रेशन के बारे में बताना है। सबसे पहले फीमेल माइग्रेंट्स डोमिनेट द रूरल टू रूरल इंट्रा स्टेट माइग्रेशन। देखो सबसे सही पकड़ा इन्होंने कि फीमेल जो माइग्रेंट्स है कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, रूरल से रूरल में जाते हैं मेनली, और इंट्रा स्टेट जाते हैं बिल्कुल, क्यों, क्योंकि मेनली मैरिज के कारण, बिल्कुल सही है। सेकंड है मेल माइग्रेंट्स डोमिनेट द रूरल से अर्बन में जाते हैं, इंटर स्टेट जाते हैं, किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, ये भी स्टेट है, सही है। मैरिज फॉर फीमेल्स एंड वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर मेल्स आर मेन कॉजेज ऑफ देयर माइग्रेशन, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, डी। इसका आंसर हमारा क्या आ गया, डी। तो क्वेश्चन नंबर 34 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं हम किस पे, क्वेश्चन नंबर 35 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 हमें क्या बोलता है, रिसेंटली द टर्म रियलाइज्ड इक्विटी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज सीन इन न्यूज। तो हमें रियलाइज्ड इक्विटी के बारे में बताना है कि रियलाइज्ड इक्विटी क्या होती है। देखो आप इसको नॉर्मली सोचो कि रियलाइज्ड इक्विटी हो क्या सकती है। रियलाइज्ड इक्विटी मतलब शेयर मिलना। ठीक है, मतलब रियलाइज्ड इक्विटी मतलब शेयर मिलना आरबीआई को। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, रियलाइज्ड इक्विटी। तो फर्स्ट देखो, इट इज फॉर्म ऑफ कंटिजेंसी रिस्क बफर ऑफ आरबीआई, हो सकता है मनी उसके पास रखी हो सकती है। सेकंड, इट इज इंटरेस्ट पेड बाय आरबीआई टू बैंक्स। देखो उसकी इक्विटी मतलब क्या होती है, आपको शेयर होल्डिंग मिलेगी, इसका मतलब ये नहीं हो कि आप दोगे किसी को इंटरेस्ट, ऐसा तो नहीं हो सकता। सी है, इट इज द अमाउंट ऑफ सरप्लस दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम आरबीआई टू गवर्नमेंट। देखो अगर आरबीआई से गवर्नमेंट में जाएगा तो वो भी क्या होगा, उसका इक्विटी नहीं होगी। ठीक है, रियलाइज्ड इक्विटी नहीं होगी। डी है, इट इज इंटरेस्ट इनकम जनरेटेड बाय आरबीआई फ्रॉम द लोन्स गिवन टू कमर्शियल बैंक। तो इंटरेस्ट इनकम जनरेटेड बाय आरबीआई फ्रॉम लोन्स गिवन टू कमर्शियल बैंक्स, तो ये तो नहीं होती, ये भी नहीं होती है। ठीक है, तो याद रखना ये क्या होती है, इट इज फॉर्म ऑफ कंटिजेंसी रिस्क बफर ऑफ आरबीआई। आरबीआई का कंटिजेंसी रिस्क बफर होता है जो आरबीआई रखता है अपने पास, उसको क्या बोलते हैं हम, रियलाइज्ड इक्विटी बोलते हैं। तो याद रखना, देखो मेनली क्या थी ना, एक बिमल जलन कमेटी बैठी थी। कौन सी बैठी थी, एक बिमल जलन कमेटी बैठी थी, और मेन चीज थी कि आरबीआई के पास जो भी सरप्लस अमाउंट है वो गवर्नमेंट को एलोकेट कितना किया जाए, उसके लिए ये कमेटी बैठी थी, उसको रिकमेंड करने के लिए। तो बिमल जलन कमेटी ने दो टाइप के जो इकोनॉमिक कैपिटल है आरबीआई के, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो इन्होंने बोला कि एक तो है इनकी रियलाइज इक्विटी, एक है इनकी रिवैल्यूएशन बैलेंसेस। रिवैल्यूएशन बैलेंसेस वो बैलेंसेस होते हैं मेनली जो अनरियलाइज्ड होते हैं, मतलब जो जैसे कि आपने गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया और गोल्ड का प्राइस ऊपर नीचे जा रहा है। ठीक है, तो क्योंकि आरबीआई के पास तो गोल्ड भी रखा हुआ है, अगर उसका प्राइस नीचे चला गया तो वो तो चीज घाटे में चलेगी, उसका नहीं पता हमें नुकसान होगा कि फायदा होगा, तो वो चीज आप अलग रख दो। रिवैल्यूएशन जो बैलेंसेस हैं उसको आप अलग रख दो, वो अलग चीजें हैं। ठीक है, ये क्या होती है, पीरियोडिक मार्केट टू मार्केट अनरियलाइज्ड नोशनल गेन्स लॉसेस जो भी होते हैं उनकी वैल्यू में, उसके कारण होती है। ये डिस्ट्रीब्यूशन, इनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जाएगा क्योंकि इनका अमाउंट जो है वो श्योर नहीं है कि वो होगा कि नहीं होगा। फिर आती है एक इसने बताया कि रियलाइज्ड इक्विटी होती है आरबीआई की। रियलाइज्ड इक्विटी क्या होती है, ये एज ए फॉर्म ऑफ कंटिजेंसी फंड होता है जो मेनली रिस्क को मैनेज करने के लिए, लॉसेस को मैनेज करने के लिए बिल्ड किया जाता है। ठीक है, मेनली अर्निंग से उसको निकाला जाता है, उसको कंटिजेंसी रिस्क बफर भी बोलते हैं। ठीक है, कंटिजेंसी रिस्क बफर भी बोलते हैं। मेनली क्या है कि आरबीआई की जो बैलेंस शीट है ना, आरबीआई की जो बैलेंस शीट है उसमें आपने जो भी पैसे लिए उसमें से कुछ रियलाइज्ड आपको रखने हैं, मतलब एज ए बफर के रूप में रखने हैं। और वो बिमल जलन कमेटी ने कितना बोला, 5.5% से लेकर 6.5% तक आप उसको रख सकते हो। ठीक है, 5.5% से 6.5% तक आप कंटिजेंसी रिस्क बफर रख सकते हो। इससे ज्यादा अगर अमाउंट होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो सरप्लस अमाउंट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो ये चीज उन्होंने बोली। तो आरबीआई ने कितना रखा है, इसको याद रखना, इसको आरबीआई ने रखा 5.5% मिनिमम अमाउंट एज ए कंटिजेंसी रिस्क बफर, और सरप्लस किसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, गवर्नमेंट को। तो ये मेन चीज थी जिसमें रियलाइज्ड इक्विटी और रिवैल्यूएशन जो बैलेंसेस है जिसके बारे में बात हुई थी। तो अभी हमसे रियलाइज्ड इक्विटी के बारे में पूछा गया, हमसे रिवैल्यूएशन बैलेंसेस के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर आ गया ए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। 36 क्या बोलता है, नोट करेक्ट बताना है, नोट करेक्ट अबाउट जल क्रांति अभियान के बारे में नोट करेक्ट बतानी है। सबसे पहले क्रिएशन ऑफ ए जल ग्राम इन एवरी विलेज इन ऑल दी वाटर स्टैटिस्टिक ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं है कि हर एक गांव में सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, ऐसा नहीं है। इसमें अप्रोक्स 672 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई सबसे पहले करना है, और उसमें से ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में से एक को जलग्राम बनाना है। ठीक है, क्रिएशन ऑफ 1 जलग्राम मतलब जो भी हर एक 672 डिस्ट्रिक्ट हम आइडेंटिफाई करेंगे उसमें से हर एक डिस्ट्रिक्ट में से एक ग्राम को जलग्राम बनाया जाएगा, ऐसा कुछ स्कीम है ये। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, तो यही तुमसे पूछा था, तो आंसर क्या आ गया हमारा ए। फिर है कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्सेनिक फ्री वेल्स इन सिलेक्टेड एरियाज ऑफ कंट्री। ये स्टेटमेंट सही है कि हमें आर्सेनिक फ्री जो वेल्स हैं वो बनाने हैं। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉडल कमांड एरिया ऑफ अबाउट 1000 हेक्टेयर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, ये भी हमें करना है। और वाटर कंजर्वेशन और आर्टिफिशियल रिचार्ज जो है वो भी हमें करना है। ठीक है, तो हमें बतानी थी तो ये स्कीम जो थी जल क्रांति वाली, ये आई कब थी, ये आई थी 2015-16 में। ठीक है, और मेनली इसमें मिनिस्ट्री कौन सी है, इसमें मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स एंड रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन। ठीक है, ये थी इसमें मेनली मिनिस्ट्री। ठीक है, और इसमें मेनली ये सारी चीजें थी जल क्रांति में जो भी इनमें बता दी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 इसका आंसर हो जाता है ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे।
कोल कोज के बारे में बताना है। कोल कोज क्या है? लास्ट ईयर जब हमने क्वेश्चन करवाया तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि कोल कोज क्या है। एक फार्मिंग बेस्ड है सोशल ओनरशिप में। ये कहाँ पे है याद रखना, ये कहाँ पे थी? ये सोवियत यूनियन में थी। कहाँ पे थी? सोवियत यूनियन में थी। तो आंसर आ गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स थोड़ी देर पहले करवाया था। एजुकेशन हेल्थ आर दी ओनली नहीं, एजुकेशन हेल्थ और उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या फिर एक्सेस टू रिसोर्सेज भी उसमें था। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है हेल्थ इज एज एन इंडिकेटर इज मेजर्ड थ्रू नंबर ऑफ मेडिकल केयर सेंटर्स पर मिलियन पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। अभी बताया था हेल्थ में क्या हेल्थ में क्या मांगा जाता था, मापा जाता था मेनली क्या मापा जाता था हेल्थ में? कुछ था, क्या था, एक सेकेंड, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। क्या मापा जाता था? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ठीक है, ठीक है, ये चीज मापी जाती थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मापी जाती थी, ना कि ये मेडिकल केयर सेंटर्स और ये वगैरह नहीं मापे जाते। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। थर्ड है द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज रिलीज बाय यूएनडीपी। यस, यूएनडीपी तो निकालता है, तो केवल और केवल थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर आ गया बी। ठीक है, और सारी चीजें हम उसमें कर चुके हैं। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। इंपोर्टेंट ऑयल फील्ड और कंट्री के बारे में हमें बताना है। तो अब देखो सफानिया जो एयरफील्ड बोल रही हूँ, ऑयल फील्ड है, ये कहाँ पे है? ठीक है, तो याद रखना ये सफानिया कहाँ पे है? याद रखना ये सफानिया है सऊदी अरेबिया में। कहाँ पे? ये सऊदी अरेबिया में ऑयल फील्ड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब के साल के लिए। सबसे पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कौन सी कंट्री में कौन सा है? ठीक है, सिटीज कौन सी कहाँ पे है? ठीक है, और ये बता दी हमारे ऑयल फील्ड्स कहाँ कहाँ पे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीन चीजें तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एयरपोर्ट्स, ठीक है, के नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो अपर जाकुम कहाँ पे है? ये याद रखना ये यूएई में ही है। ठीक है, ये यूएई में है। और कासगन कहाँ पे? कजाकिस्तान में ही है। और जो लूला है ये कहाँ पे है? ये लूला याद रखना, लूला को दूसरा नाम है टूपी। टूपी ये कहाँ पे? याद रखना ये वेनेजुएला में नहीं है, ये कहाँ पे? ब्राजील में है। ये कहाँ पे? ब्राजील में है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। तो आंसर क्या आ गया हमारा? सेकंड एंड थर्ड नहीं, थर्ड स्टेटमेंट तो सही है, फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट रॉन्ग होगी, तो आंसर आ गया हमारा डी। 2 और 3 आर करेक्ट। ठीक है, ये हमारे इंपॉर्टेंट एयरफील्ड, सफानिया कहाँ? सऊदी अरेबिया में, लूला कहाँ? ब्राजील में। ठीक है, उसके बाद एक कुछ इंपॉर्टेंट और भी है, जैसे कि मनीफा जो ऑयल फील्ड है ये कहाँ पे? सऊदी अरेबिया में है। ये भी कहाँ पे है? मनीफा, ये भी सऊदी अरेबिया में है। उसके अलावा बात करें तो एक है घावर फील्ड, ये कहाँ पे? ये भी सऊदी अरेबिया में है। ठीक है, उसके बाद है बुरकान या बुरगान, ये कहाँ पे? कुवैत में। बुरकान कहाँ पे है? कुवैत में। उसके बाद अगर बात करें जाकुम कहाँ पे है? यूएई में है। ठीक है, कहाँ पे है? यूएई में। उसके बाद अगर बात करें फर्दो, ये तो बहुत फेमस है। ठीक है, फर्दो तो काफी ज्यादा फेमस है। कहाँ पे? ये ईरान में है। ठीक है, जहाँ पे हर बार बात चलती रहती है, डेली न्यूज़पेपर में ये फर्दो नाम आता रहता है। ठीक है, उसके बाद है शुगर लॉफ फील्ड। कौन सा है? शुगर लॉफ फील्ड, ये कहाँ पे है? याद रखना ये शुगर लॉफ फील्ड है ब्राजील में। कहाँ पे? ये ब्राजील में। उसके बाद है बोलीवर कोस्ट फील्ड, ये कहाँ पे है? वेनेजुएला में। कहाँ पे है? ये वेनेजुएला में। काम चाटका एंड सकालिन, ये कहाँ पे? रशिया में। ठीक है, ये तो कुछ आइलैंड्स के नाम है। तो ये सारे जो ये हैं ये हमारे कहाँ पे ऑयल फील्ड्स पाए जाते हैं, ये अलग अलग कंट्री में पाए जाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट है और भी मैंने लिखवा दिए हैं, तो इसका आंसर हो जाता है डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए क्या क्या जरूरी है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, कैटलिस्ट कौन से हैं जो बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट करवाते हैं? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्कुल है। हाई डिफेंस एक्सपेंडिचर, तो उससे डेवलपमेंट का क्या लेना देना? डिफेंस से हमारा डेवलपमेंट नहीं होएगा। थर्ड है ग्रेटर फ्रीडम टू पीपल, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो फर्स्ट 3 और 4 जो है वो क्या है? बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया? बी। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्या बोलता है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में आजकल बहुत ज्यादा न्यूज चल रही है। फर्स्ट है इट इज अर्थ माइक्रोग्रेविटी लेबोरेटरी इनेबलिंग स्पेस रिसर्च, ये स्पेस रिसर्च को इनेबल करेगी, बिल्कुल सही है। लो अर्थ ऑर्बिट में रखा गया है। और इसरो इसमें है नहीं, देखो इसरो इसमें नहीं है, याद रखना इसरो इसमें नहीं है। ये 1998 में स्पेस में गई थी, 1998 से वहां पे गई हुई है। और मेनली 5 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है। कौन कौन सी है वो 5 कंट्रीज? एक तो यूएसए, रशिया, जापान, यूरोप और कनाडा। ठीक है, ये 5 कंट्रीज मिली हैं और इसमें इंडिया नहीं है। ठीक है, और ऐसा बात करी जा रही है कि मतलब जैसे कि बोल रहे थे कि रशिया जो है वो अभी जो यूक्रेन का बैटल चल रहा है उसमें कि हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को गिरा देंगे, यूरोप के ऊपर गिर जाएगा, समथिंग ऐसी न्यूज़ तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नॉर्मली ये गिरता है तो वैसे कहाँ पे गिरेगा? ये नीमो पॉइंट पे गिरेगा। कहाँ पे गिरेगा? ये नीमो पॉइंट पे गिरेगा। और जो नीमो पॉइंट है वो कहाँ पे है? याद रखना वो नीमो पॉइंट कहाँ पे? ये साउथ पैसिफिक ओशन में एक जगह है। साउथ पैसिफिक ओशन में एक जगह है जहाँ पे कोई नहीं रहता है। ठीक है, तो वहां पे गिरेगा ये नीमो पॉइंट पे। अगर ये गिरता है तो इंडिया इसका पार्ट नहीं है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, इंडिया इसका पार्ट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 41 इसका थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट, तो आंसर आ गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। हमें सी पोर्ट्स और स्टेट के बारे में बताना है। कौन सा सी पोर्ट कौन सी स्टेट में? सबसे पहले दीनदयाल पोर्ट, मारमागांव पोर्ट और पारादीप पोर्ट। सबसे पहले है दीनदयाल पोर्ट महाराष्ट्र में, बिल्कुल सही। इसी को दीनदयाल पोर्ट को क्या बोला जाता है? कांडला पोर्ट भी बोला जाता है, सॉरी कांडला पोर्ट भी बोला जाता है। और ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, कहाँ पे? ये गुजरात में, याद रखना। ठीक है, महाराष्ट्र में नहीं है, कहाँ पे? गुजरात में। दीनदयाल पोर्ट को कांडला पोर्ट बोला जाता है और कहाँ पे? वो गुजरात में है।
सेकंड है मार्मागांव पोर्ट। मार्मागांव पोर्ट आपको पता होना चाहिए कहाँ पे, ये गोवा में, ना कि कर्नाटका में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पैरादीप पोर्ट, कहाँ पे, उड़ीसा में, ना कि आंध्रा में, ठीक है। ये कहाँ पे, उड़ीसा में। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो तीनों ही स्टेटमेंट होंगे, तो आंसर क्या आ गया, सी, क्योंकि क्या पूछा था, नोट करेक्ट पूछा है, ठीक है। तो तीनों ही नोट करेक्ट है, आंसर आ गया सी। आ जाते हैं 43 पे। कौन सी नोमैडिक ट्राइब नहीं है, कौन सी नोमैडिक ट्राइब नहीं है। देखो हमने अभी जब पहले 2 लेक्चर करवाए थे उसमें एक जगह नाम आया था हाउसा ट्राइब का। हाउसा ट्राइब कहाँ पे पाई जाती है, नाइजीरिया में पाई जाती है, और एक सेटल ट्राइब है ये, ठीक है। नोमैडिक ट्राइब नहीं है, तो नाइजीरिया में पाई जाती है। तो हाउसा ट्राइब जो है वो क्या है, नोमैडिक ट्राइब नहीं है। और ये जितनी सारी है ये कहाँ क्या है, नोमैडिक ट्राइब है। अगर बुदोइन की बात करिए कहाँ पे पाई जाती है, अरेबियन डेजर्ट में पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पे पाई जाती है, अरेबियन डेजर्ट में पाई जाती है। किर्गिज की बात करिए कहाँ पे पाई जाती है, एशियाटिक स्टेपीज में पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पे पाई जाती हैं, एशियाटिक स्टेपीज में पाई जाती हैं। और चुक्सी कहाँ पे पाई जाती है, नॉर्थ ईस्ट एशिया में पाई जाती है, मेनली चुक्सी सी के आसपास ये पाई जाती हैं। ये चुक्सी जो थे ये लास्ट साइबेरियन पीपल थे जो रशियन रूल के अंडर आए थे, ठीक है। तो ये मेनली रशिया का ही रीजन मान लो। तो कौन सी नोमैडिक ट्राइब नहीं है, तो हाउसा नोमैडिक ट्राइब नहीं है, तो आंसर आ गया ए। आ जाते हैं 44 पे। हमें माइग्रेंट्स के बारे में बताना है कि कौन से सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है कि कहाँ से कितने माइग्रेंट्स इंडिया में आए हैं, ठीक है। किसके बारे में, सीक्वेंस के बारे में। तो सीक्वेंस है ये, सबसे ज्यादा कहाँ से आए हैं, सबसे ज्यादा बांग्लादेश से आए हैं, ठीक है। बांग्लादेश से आए हैं, उसके बाद पाकिस्तान से आए हैं, उसके बाद हमारे नेपाल से आए हैं, उसके बाद श्रीलंका से आए हैं। अगर उसके बाद की बात करें तो म्यांमार, फिर चाइना, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान, ऐसे ऐसे हमारे क्या आए हैं, माइग्रेंट्स आए हैं। तो आंसर आ गया ए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। मिक्स्ड फार्मिंग, ये क्वेश्चन भी बड़े ही अच्छे से हो सका। मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब है खेती करना, साथ साथ में पशुओं को पालना। फर्स्ट है, मिक्स्ड फार्मिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो कैपिटल एक्सपेंडिचर। याद रखना इसमें क्या किया जाता है, हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है। मशीनरी खरीदी जाती है, सारी चीजें खरीदी जाती हैं, तो इसमें क्या हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है एग्रीकल्चर इनपुट्स पे। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है, फोडर क्रॉप्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। क्यों, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, साथ में एनिमल्स को भी पालते हैं, तो फोडर क्रॉप्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी, करेक्ट होगी। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा बी, ठीक है। ये तो बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, और लास्ट बार भी अगर आपने हमारी टेस्ट सीरीज देखी है तो ये आपने देखा होगा। आ जाता है क्वेश्चन नंबर 46 पे। सबसे पहले ये रेन फूड खरीफ क्रॉप है, ड्राई लैंड में पाई जाती है, साउदर्न इंडिया में ये पाई जाती है, ठीक है। और रबी सीजन में भी इसको उगाया जा सकता है। टोटल क्रॉप एरिया 3.6% है। गुजरात लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो किसके बारे में बात चल रही है, तो याद रखना गुजरात लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसका, ग्राउंडनट का, और ये उसमें भी उगाई जा सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, किसके बारे में, ग्राउंडनट के बारे में, ठीक है, ग्राउंडनट के बारे में। और बस यही चीज़ें कुछ ग्राउंडनट के बारे में होगी हमारी कंप्लीट। उसके बाद अगर हम देखें कि मस्टर्ड के बारे में, मस्टर्ड क्या एक रबी क्रॉप है, नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल एशिया में ये उगाई जाती है, और मेनली फ्रोस्ट सेंसिटिव है। ये क्या है, ये फ्रोस्ट सेंसिटिव है। ग्राम की बात करें, ग्राम क्या एक सब ट्रॉपिकल एरिया में उगाई जाती है, ये भी रबी है, नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल इंडिया में ये भी उगाई जाती है। उसके बाद सनफ्लावर के बारे में कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सनफ्लावर के बारे में कुछ चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले एक हुई है इंटरनेशनल सनफ्लावर ऑयल एसोसिएशन बनी है। इंटरनेशनल सनफ्लावर ऑयल एसोसिएशन बनी है, और ये कब बनी है, ये 2015 में बनी है। कहाँ पे बनी थी, ये रोम में बनी थी, ठीक है। कहाँ पे बनी थी, ये रोम में बनी थी। इंटरनेशनल सनफ्लावर ऑयल एसोसिएशन गवर्नमेंट और कंपनीज ने मिलकर बनाई थी इनको। कुछ कंट्रीज जैसे कि चाइना, रशिया, यूक्रेन, हंगरी, स्पेन, अर्जेंटीना, उन कंट्रीज ने इनको मिलकर बनाया था, ठीक है। इनकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी चाइना में। कहाँ पे हुई थी, चाइना में 2015 में। फिर इनकी मीटिंग हुई यूक्रेन में, कहाँ पे 2017 में। उसके बाद इसकी थर्ड जो मीटिंग हुई 2019 में, वो कहाँ हुई, इंडिया में। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। थर्ड इसकी मीटिंग इंडिया में हो चुकी है, इसलिए इंटरनेशनल सनफ्लावर ऑयल एसोसिएशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया जो है सनफ्लावर का बहुत स्मॉल अमाउंट प्रोड्यूस करता है। लार्जेस्ट इंपोर्टर है सनफ्लावर ऑयल का इंडिया में। इंडिया क्या है, लार्जेस्ट इंपोर्टर है सनफ्लावर ऑयल का, बहुत कम हम प्रोड्यूस करते हैं। वैसे लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है सनफ्लावर के, याद रखना। लीडिंग प्रोड्यूसर की बात करें तो यूक्रेन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। उसके बाद अगर बात करें रशिया सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, और फिर अर्जेंटीना प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और बस यही है। और इंडिया में इस स्कीम को कौन देखेगा, इसको कौन देखेगा, सोलवेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। सोलवेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो मुंबई में बेस है, वो इसको देखेगी। तो ये इसका आंसर हो गया क्या, ए। ये आंसर हो गया हमारा ए। बस यही है इसके बारे में मेजर चीजें। तो 46 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्या बोलता है, इक्वेटोरियल रीजन में मेनली कौन सी क्रॉप्स जो है वो उगाई जाती हैं इक्वेटोरियल रीजन में। तो ये मेन चीज आपको देखनी है, सबसे चीज है कि इक्वेटोरियल रीजन में कौन सी जो चीजें हैं वो उगाई जाती हैं। तो आपको देखना होगा कि जो ये कॉटन है, ये आपको पता है ये कहाँ पे पाई जाती है, ट्रॉपिकल रीजन की क्रॉप है ये, ठीक है। खरीफ क्रॉप है, ट्रॉपिकल रीजन की क्रॉप है, इक्वेटोरियल रीजन की क्रॉप नहीं है। तो फोर्थ स्टेटमेंट को काट दो, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा सी। ऑयल पाम, रबड़, कोकोआ, सारी चीजें कहाँ पे, इक्वेटोरियल रीजन में उगाई जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें शुगर, कोकोनट, ठीक है, स्पाइसेस, बनाना, पाइनएप्पल, ये सारी चीजें भी वहां पे उगाई जाती हैं। तो आंसर आ गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। डबल विलेज के बारे में बात करने। डबल विलेज क्या होता है, याद रखना। डबल विलेज क्या होता है, डबल विलेज होता है एक रिवर के दोनों तरफ जो बना होता है उसको बोलते हैं। क्या होता है डबल विलेज, एक सेटलमेंट जो रिवर के दोनों साइड पे सेटल्ड होती है, और बीच में क्या होता है, एक ब्रिज होता है, उसको बोलते हैं डबल विलेज। आ जाते हैं 49 पे। लिमिट्स टू ग्रोथ रिपोर्ट किसने निकाली है, तो ये आपको पता होना चाहिए। रिपोर्ट किसने निकाली है, ये रिपोर्ट निकाली है क्लब ऑफ रोम ने। किसने निकाली है ये रिपोर्ट, क्लब ऑफ रोम ने ये रिपोर्ट निकाली है। ब्रंटलैंड रिपोर्ट, सॉरी, क्लब ऑफ रोम ने निकाली है लिमिट्स टू ग्रोथ। ये ब्रंटलैंड कमीशन ने कौन सी रिपोर्ट निकाली है, तो याद रखना, आवर कॉमन फ्यूचर।
आवर कॉमन फ्यूचर जो रिपोर्ट है वो किसने निकाली है, ब्रंटलैंड ने निकाली है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना। आवर कॉमन फ्यूचर किसने निकाली है, ब्रंटलैंड ने। लिमिट्स टू ग्रोथ किसने निकाली है, क्लब ऑफ रोम ने। अगर हम यूएनईपी की बात करें, वैसे ये कब बना है, 1972 में बना है। मैंने बता रखा है इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, नैरोबी केन्या में है। अगर आपने हमारे इन्वायरमेंट की सीरीज जाके नहीं देखी है तो आप अब भी वो सीरीज जाके देख सकते हो, जिसमें हमने जितने भी विजन आईएएस में टेस्ट आए हैं वो सारे बड़े ही अच्छे से कंप्लीट करवाए हैं, ठीक है। तो नैरोबी में है और इसके इंडिया क्या मेंबर है इसका, यस, इंडिया भी इसका मेंबर है। फिर आईपीसीसी, आईपीसीसी कब बना था, 1988 में बना था। किसने बनाया था, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूएनईपी ने मिलकर इसको बनाया था, ठीक है। उसके बाद किसके लिए है ये, क्लाइमेट चेंज के असेसमेंट के लिए, फ्यूचर रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए, मिटिगेशन के लिए, उसके लिए इसको बनाया गया है, ठीक है। तो ये कब कब बने ये हमने देख लिया, ठीक है। तो इसका आंसर, तो ये लिमिट्स टू ग्रोथ वैसे रिपोर्ट आई कब थी, 1972 में आई थी। और ये ब्रंटलैंड की बात करें 1987 में आई थी, ठीक है। और सारे ईयर्स हमने देख लिए, तो 49 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। सबसे पहले हमें रामसार साइट के बारे में देखना है, रामसार साइट्स, ठीक है। दीपोर बैल, होकेरा, रुद्रसागर लेक देखनी है कि कौन कौन सी है इसमें। सबसे पहले दीपोर बिल असम में, बिल्कुल सही है। होकेरा वेटलैंड जम्मू एंड कश्मीर में, ये भी सही है। रुद्रसागर लेक आपको पता होना चाहिए कहाँ पे, त्रिपुरा में है। कहाँ पे है ये, त्रिपुरा में है। ये आपको पता होना चाहिए कि रुद्रसागर लेक कहाँ पे, त्रिपुरा में है, ये यहाँ पे नहीं है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट क्या है हमारी, रॉन्ग है। तो ये क्या है हमारे वेटलैंड्स है। मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, 1 सेकेंड। ये देखो, ये क्या है हमारे वेटलैंड्स हैं, 1 सेकेंड। तो ये देखो, ये है हमारी कुछ क्या, रामसार साइट्स, ठीक है। ये क्या है हमारी रामसार साइट्स। अब इसमें जो नई नई ऐड हुई है वो आपको खुद देखने। देखो यहाँ पे क्या, दीपोर बिल, और ये कहाँ पे, असम में है। रुद्रसागर लेक देखो, ये रहा, ये कहाँ पे, रुद्रसागर लेक कहाँ पे, ये त्रिपुरा में है। ये कहाँ पे है, असम में है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, ये वुलर लेक, ये रहा होकेरा, ठीक है। और ये सुरिन, मानसार, सोमेरी, ये सारे कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद आता है हमारा पोंग डैम, कनजी, चंद्रताल, रेणुका, ये सारे कहाँ पे हैं, ये सारे हिमाचल में है। उसके बाद हरीके, ठीक है, कंजी, हरीके, रोपड़, ये कहाँ पे है, पंजाब में है, ठीक है। हरीके, कंजी, रोपड़ पंजाब में। तो ऐसे ऐसे आपको देखने, सांबर, क्योलाइडो राजस्थान में है, नाल सरोवर गुजरात में, भोज वेटलैंड कहाँ पे है, ये इसमें एमपी में है। वेम्बनाड लेक, कोल, सस्तावलम, और ये जो भी है ये सारे कहाँ पे हैं, ये हमारे केरला में। उसके बाद पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में। कोलेरू लेक आंध्रा में, चिल्का लेक उड़ीसा में, भितरकनिका भी उड़ीसा में, ठीक है। उसके बाद सुंदरबन, ये बंगाल में, ईस्ट कलकत्ता बंगाल में। उसके बाद ये सारे लोकटक लेक मणिपुर में, ठीक है। ऊपर गंगा, ये यूपी में। तो ये सारे ही जो वेटलैंड्स हैं उसमें जो भी न्यू ऐड हुए हैं वो सारे आपको देखने हैं, जैसे कि थोल लेक गुजरात में, ये सारी चीज आपको देखने हैं, ठीक है। जो भी नए ऐड हुए हैं वो आपको इसमें ऐड कर लेने हैं, ठीक है। ये रामसार साइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो अभी क्वेश्चन में देखी हमने वो हम इसमें देख चुके हैं, ठीक है। तो 1 सेकेंड। तो जो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है ये हो जाता है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना, ठीक है। क्योंकि इसी तरह से हम टोटल ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको बड़े ही अच्छे से कंप्लीट करवा देंगे। अगर आपको वीडियो अभी अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अपने घर में जितने भी लोग हैं उन सबके फोन से सब्सक्राइब कर दो अपने चैनल को, ठीक है, क्योंकि ये आपका ही चैनल है। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।